नमस्कार सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। देखिएगा, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिएगा मित्रों, कल अपन राजस्थान राज्य के इतिहास में मेवाड़ राज्य के इतिहास पर अपनी चर्चा कर रहे थे और वो मेवाड़ राज्य के इतिहास में अपन ने राणा कुंभा का लगभग इतिहास अपन पढ़ चुके थे। कुछ एक बिंदु, एक दो फैक्ट कुंभा से बचे थे। कुंभा की हत्या होनी बाकी थी, कुंभा के कुछ अपन ने विद्वान नहीं लिखे थे और कुंभा के कुछ वास्तुकारों के बारे में अपनी चर्चा करनी बची हुई थी। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राणा कुंभा के बाकी का इतिहास अपन ने कल पढ़ लिया था। अगर मोटे शब्दों में मैं बात करूं तो राणा कुंभा के काल में अपन ने कुछ संधियां देखी थी। आंवल बावल की संधियां, चंपानेर की संधियां, सारंगपुर का युद्ध, बैराटगढ़ का युद्ध, नागौर का अभियान, आबू का अभियान, गुजरात से संबंध, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अपन ने कुंभा से संबंधित देखे थे। उसकी उपाधियां वगैरह के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद जो है उसकी स्थापत्य कला के बारे में मित्रों अपन ने चर्चा की थी और कुंभा के अधिकांश ऐतिहासिक भाग को अपन ने कल पूरा किया था। अब कुछ दो तीन फैक्ट कुंभा से और बच जाते हैं। उन फैक्ट से संबंधित अपन चर्चा करके कुंभा के इतिहास को विराम देते हैं और फिर आगे के शासकों के बारे में अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। देखिएगा मित्रों, राणा कुंभा के बारे में अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको राणा कुंभा जो है, इस राणा कुंभा के बारे में अपने को ध्यान रखना। राणा कुंभा जो है, इस राणा कुंभा के प्रमुख वास्तुकार कौन कौन थे? राणा कुंभा के वास्तुकारों के नाम भी कभी कभार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और राणा कुंभा के जो वास्तुकार है उन वास्तुकारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। राणा कुंभा जो है, उस राणा कुंभा के वास्तुकारों में ध्यान रखिएगा, वास्तुकार का अर्थ होता है शिल्पी। और अगर आपसे पूछा जाए कि राणा कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था तो यह बिंदु आपको साथ के साथ लिख लेना है। राणा कुंभा का अगर प्रधान शिल्पी की चर्चा की जाए तो राणा कुंभा का जो प्रधान शिल्पी था, वो राणा कुंभा का प्रधान जो शिल्पी था उसका नाम था मंडन। राणा कुंभा का जो प्रधान शिल्पी था मित्रों, उसका नाम बताइए क्या था? उसका नाम था मंडन, जो खेता ब्राह्मण का पुत्र था। यह मंडन राणा कुंभा का प्रधान शिल्पी माना जाता है। मंडन के कई ग्रंथ भी है, उन ग्रंथों पर भी अपन चर्चा करते हैं और कौन कौन से ग्रंथ है मंडन के, उन ग्रंथों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। मंडन के द्वारा जो लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनमें किस किस की जानकारी दी गई है वो बातें भी अपने को पता होनी चाहिए। तो मंडन इसका प्रधान शिल्पी था। मंडन के प्रमुख ग्रंथों से संबंधित मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा मित्रों, मंडन के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो मंडन के जो प्रमुख ग्रंथ है उन ग्रंथों में देखना, नंबर 1 का जो ग्रंथ है मंडन का, वो अपने को ध्यान रखना, रूप मंडन। 1 नंबर का जो ग्रंथ है उसका नाम बताओ कौन सा मंडन है? रूप मंडन। ये जो रूप मंडन ग्रंथ है मित्रों, 8 भागों में, कितने भागों में है? 8 अध्यायों में बंटा हुआ ग्रंथ है और 8 अध्यायों में इस जो ग्रंथ है इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, जो रूप मंडन है, इस ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ में अपने को मंदिर निर्माण यानी देवालय, जो देवालय निर्माण की जानकारी है, वो देवालय निर्माण की जानकारी के बारे में अपने को उल्लेख मिलता है मित्रों। साथ के साथ ही इस मंडन के कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें अपने को अलग अलग जो है, अलग अलग बारे में जानकारियां मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनके बारे में अपन एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला जो बिंदु है इसमें ध्यान रखिएगा, जो रूप मंडन ग्रंथ है, ये रूप मंडन ग्रंथ 6 अध्यायों में है। रूप मंडन ग्रंथ ध्यान रखना, इस रूप मंडन ग्रंथ में कुल अध्याय है 6 और इस रूप मंडन जो ग्रंथ है इसमें अपने को जानकारी किसके बारे में मिलती है? तो इसमें जानकारी मिलती है अपने को मूर्तियों के आकृति के बारे में। किसके बारे में आकृति मिलती है? मूर्तियों की आकृति यानी मूर्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ में? रूप मंडन में। मूर्तियों के बारे में क्या मिलती है? मूर्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। और कुल अध्याय कितने हैं? तो मित्रों ध्यान रखना, यह ग्रंथ कुल 6 अध्याय में लिखा हुआ है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला इसका ग्रंथ जो है मित्रों, उस ग्रंथ का नाम है राजवल्लभ मंडन। साथ के साथ दोस्तों उतार लेना, राजवल्लभ मंडन जो ग्रंथ है ये भी मंडन का कुछ ग्रंथ है, यहां से प्रश्न कई बार बन चुका है। इसमें कुल अध्याय है 14। इसमें कुल अध्याय बताओ मित्रों कितना है? कुल अध्याय है 14। और इस ग्रंथ में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इस ग्रंथ में ध्यान रखना, इस ग्रंथ में आवासीय मकान बनाने के बारे में, आवासीय मकान या आवासीय जो स्थल है, आवासीय स्थल निर्माण हेतु जानकारी, आवासीय स्थल निर्माण की जानकारी, यानी आवासीय स्थल बनाने हैं आपको तो किन किन वास्तुओं का आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना है, इसके बारे में भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद देखना अगला जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम जो है उसका नाम है प्रसाद मंडन। बताओ कौन सा मंडन है? प्रसाद मंडन। और ये जो प्रसाद मंडन ग्रंथ है ये कुल 8 अध्यायों में है। बताओ मित्रों कितने अध्यायों में है? इसमें कुल 8 अध्याय है। और ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ जो है इसमें ध्यान रखना देवालय निर्माण की जानकारी, यानी मंदिर बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देवालय निर्माण की जो जानकारी मिलती है, वो देवालय निर्माण की जानकारी दोस्तों कौन से ग्रंथ में मिलती है? ये मिलती है अपने को प्रसाद मंडन में। ये है क्या? तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये मंडन के कुछ ग्रंथ है। मंडन एक शिल्पी था, वो एक वास्तुकार था, सरल सी भाषा में नक्शा बनाने वाला था, और उसने कुछ ग्रंथ लिखे। उसने ग्रंथों में क्या जानकारी दी? किसी ग्रंथ में तो वो कहता है कि मूर्ति बनाने हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी मूर्ति बनाने की पूरी कला बता रखी है। किसी में उसने मंदिर बनाने की कला बता रखी है कि मंदिर में इन बातों का ध्यान रखना है। किसी में उसने जो है आवासीय परिसर, मेल मालिय इत्यादि के बारे में भी क्या दे रखी है, जानकारी दे रखी है। तो ये 3 प्रमुख ग्रंथ तो ये याद रखने हैं। इसके अलावा भी ग्रंथ देखते हैं। रूप मंडन 6 अध्याय है, राजवल्लभ मंडन में कुल 14 अध्याय है, और प्रसाद मंडन में कुल कितने अध्याय है? 8 अध्याय है दोस्तों। उसके बाद भी इसके कुछ और ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहां तक उतारिए, मंडन के जो प्रमुख ग्रंथ है, उन मंडन के प्रमुख ग्रंथों में कुल अध्याय व किसकी जानकारी मिलती है। बाकी बचे ग्रंथों के बारे में आगे चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक दोस्तों जल्दी से उतारिएगा। जल्द से उतारे दोस्तों। देखिएगा पीडीएफ जो है हमारी टेक्निकल टीम इस पर लगातार काम कर रही है और जल्द से जल्द आपको अपलोड हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, टेक्निकल कार्य है, थोड़ा सा आप भी सब्र रखें, सब पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। यहां तक जो है आप सभी ने उतार लिया दोस्तों। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है अपने राणा कुंभा के प्रमुख जो है, राणा कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन और उसके ग्रंथ। कुछ ग्रंथ और बच जाते हैं, जैसे अगला ग्रंथ जो है उसका नाम है वास्तुसार मंडन। अगला जो ग्रंथ है कुंभा क्या मंडन का, उसका ग्रंथ का नाम है वास्तुसार मंडन। और दोस्तों जो वास्तुसार मंडन है, इस वास्तुसार में संपूर्ण वास्तुकला का उल्लेख है, यानी संपूर्ण वास्तुकला की क्या दे रखी है? संपूर्ण वास्तुकला की जानकारी दे रखी है। यह केवल ग्रंथ याद रखना और सीधा पूछ ले कि इस ग्रंथ में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। संपूर्ण वास्तुकला की जानकारी, संपूर्ण वास्तुकला की जो जानकारी है वो संपूर्ण वास्तुकला की जानकारी वास्तुमंडन में। अगला जो इसका ग्रंथ है नंबर 4 का ग्रंथ है ये। अगला जो नंबर 5 का ग्रंथ है, मंडन के ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं, तो वो अगला जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है कोदेन मंडन। ये मंडन के ग्रंथ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आरएस की अगर पेपर दे रहे हैं आप तो आरएस के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोदेन मंडन ध्यान रखिएगा। इस ग्रंथ में धनुर्विद्या के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में धनुर्विद्या के बारे में क्या मिलती है? इस ग्रंथ में धनुर्विद्या के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के
इस ग्रंथ में धनुर्विद्या के बारे में जानकारी मिलती है। सेकेंड ग्रेड के पेपर में और पीटीआई के पेपर में भी ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। मंडन के जो है इस ग्रंथ में धनुर्विद्या के बारे में जानकारी मिलती है और ये प्रश्न जो है पिछले पटवार के पेपर में पूछा जा चुका है मित्रों। तो इन ग्रंथों का अपने को विशेष ध्यान रखना। पिछले पटवार में यही प्रश्न पूछा गया था कि मंडन का कौन सा ग्रंथ जो है धनुर्विद्या से संबंधित है, कौन सा ग्रंथ जो है वो धनुर्विद्या से संबंधित है। ये जो है अपना कौंदेन मंडन, कौंदेन मंडन के बाद में अगला जो है वो है अपना शकुन मंडन। अगला जो ग्रंथ है उसका नाम बताओ मित्रों, कौन सा मंडन है? शकुन मंडन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शकुन मंडन में शकुन और अपशकुनों का वर्णन है। शकुन एवं अपशकुनों का क्या है दोस्तों? अपशकुनों का वर्णन है। शकुन एवं अपशकुनों का वर्णन जो है ये अपने कौन से ग्रंथ में मिलता है? शकुन मंडन। शकुन और अपशकुन क्या होता है? शकुन और अपशकुन जो होता है उसका अर्थ होता है, आपने देखा होगा, आप जब घर से निकलते हैं राजस्थानी भाषा में, अगर कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आप आगे मंजिल पर नहीं बढ़ते, यानी अपशकुन हो गया। शकुन का अर्थ क्या होता है? आप कहीं जा रहे हैं तो अगर आपको कोई सामने पानी लिए हुए पनिहारी मिल जाए तो आपका शकुन बड़ा शानदार माना जाता है। कोई अपने लकड़ियां ली हुई महिलाएं मिल जाए तो अपशकुन माना जाता है। तो इस प्रकार कई शकुन और अपशकुन होते हैं कि यात्रा करते समय इन शकुनों का पालन करना चाहिए, भवन निर्माण करते समय इन शकुनों का पालन करना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो उसे अपशकुन का पालन करना चाहिए। तो ये शकुन और अपशकुन जितने भी होते हैं उन शकुन और अपशकुनों का जो वर्णन होता है ये बताइए मित्रों कौन से ग्रंथ में है? शकुन मंडन में। और एक ग्रंथ दोस्तों इसका और है प्रमुख रूप से, उस ग्रंथ का नाम है वैद्य मंडन। और इस ग्रंथ का नाम है वैद्य मंडन और इसमें जो है व्याधियों के उपाय एवं लक्षण की जानकारी है। व्याधियों का अर्थ है बीमारी, व्याधियों के लक्षण व उपाय की जानकारी। लक्षण व उपाय की जानकारी, यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई, उस समय प्राचीन समय में कोई डॉक्टर तो होता नहीं था, वेद होते थे और वो देसी दवाइयां बना करके लोगों के व्याधियों का या बीमारियों का निवारण करते थे। तो इसने भी बीमारियों के कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा होगी, कौन सा अपने गासा होगा या कौन कौन सी अपने जो है जड़ी बूटियों का प्रयोग करके इस दवाई का निर्माण किया जाएगा, तो वो व्याधियों को दूर करने के लिए इसने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था वेद मंडन। ये अपने प्रमुख रूप से मित्रों मंडन द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है जिनके बारे में आपको आवश्यक रूप से जानकारी होनी चाहिए। जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ अपने राणा कुंभा के माने जाते हैं उतने ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथ माने जाते हैं ये अपने वास्तुकार मंडन के माने जाते हैं। तो ये जल्दी से उतारिएगा दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी उतारी प्यारे मित्रों, आगे बढ़े उसके बाद। उतार लिया सभी दोस्तों ने, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मित्रों, यह है अपना राणा कुंभा का प्रधान शिल्पी, और प्रधान शिल्पी का नाम क्या था? प्रधान जो शिल्पी है उस प्रधान शिल्पी का जो नाम है वो था मंडन। और उसके प्रमुख ग्रंथ, जल्दी उतारो, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं जल्दी उतारिएगा। वीर विनोद जो ग्रंथ है वो श्यामल दास ने लिखा था साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना,
कुंभा के अन्य वास्तुकारों के मैं नाम लिख रहा हूं, और कुंभा के जो अन्य वास्तुकार है वो कुंभा के अन्य वास्तुकार कौन कौन है। कुंभा के जो अन्य वास्तुकार है उसका नाम है, एक का नाम तो है जैता। जैता जो आपका विजय स्तंभ का वास्तुकार था। जैता के अलावा नाता, नाता के अलावा पोम्मा, पोम्मा के अलावा पुंजा, पुंजा के अलावा महेश, महेश के अलावा अत्रि, अत्रि के अलावा मंडन की अपन चर्चा कर ही चुके हैं। अत्रि के अलावा मंडन, मंडन के अलावा देवा, और देवा के अलावा आल्ला भट्ट। ये जो है अपने प्रमुख रूप से ध्यान रखना। राणा कुंभा जो है वो राणा कुंभा जो है मित्रों, वो राणा कुंभा के प्रधान, राणा कुंभा के अन्य शिल्पी माने जाते हैं, जबकि जो प्रधान शिल्पी था वो प्रधान शिल्पी माना जाता है मंडन। अब मैं कुछ लिख रहा हूं कुंभा के प्रमुख विद्वान, तो वो भी अपने को ध्यान रखना। कुंभा के प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे, तो कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान वो भी ध्यान रखना है। कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन है, तो कुंभा के जो है प्रमुख दरबारी विद्वान दोस्तों, एक तो आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, प्रमुख दरबारी विद्वान है कवि मेहा। विद्वान का नाम क्या है, कवि मेहा। कवि मेह नहीं, कवि मेहा। और ये जो कवि मेहा है, इस कवि मेहा ने एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम था तीर्थमाला। ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कवि मेहा ये कुंभा का प्रमुख दरबारी विद्वान था और इसने एक ग्रंथ लिखा था तीर्थमाला। और ये जो तीर्थमाला ग्रंथ लिखा है, इस तीर्थमाला ग्रंथ में 120 तीर्थों का वर्णन है। कितने तीर्थों का वर्णन है, 120 तीर्थों का वर्णन। और ये ग्रंथ जो है लिखने वाला व्यक्ति कौन था, कवि मेहा, जो किसका दरबारी विद्वान था, राणा कुंभा का क्या था, दरबारी विद्वान दोस्तों। इसके अलावा कुछ अन्य दरबारी विद्वानों के नाम ध्यान रखना। अन्य दरबारी विद्वानों में नंबर 2 पर अपने को ध्यान रखना सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी। इसके अलावा अपने को ध्यान रखना है टिल्ला भट्ट। नंबर 3 पर अपने को ध्यान क्या रखना है, टिल्ला भट्ट। टिल्ला भट्ट के अलावा ध्यान रखना नंबर 4 पर नाथ सुंदर। नंबर 4 पर कौन सा सुंदर हो जाएगा, नाथ सुंदर। नंबर जो 5 है यहां पर ध्यान रखना जय चंद्र सूरी, जय चंद्र, ये भी ध्यान रखना। और नंबर 6 पर जो है केवल सुंदर सूरी हो जाएगा। नंबर 6 पर बताओ केवल और केवल कौन हो जाएगा, सुंदर सूरी। ये सभी के सभी जो है वो सभी के सभी ध्यान रखिएगा अपने राणा कुंभा के प्रमुख क्या माने जाते हैं, दरबारी विद्वान माने जाते हैं दोस्तों। इनके बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जय चंद्र सूरी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक प्रमुख दरबारी विद्वान माना जाता सोमदेव। बताओ कौन सा देव है, सोमदेव। ये जल्द उतारे, ये है राणा कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान। और कुंभा के दरबारी विद्वानों के साथ ही कुंभा से संबंधित अधिकांश ऐतिहासिक बिंदु समाप्त होते हैं। कुंभा के ग्रंथ अपन पढ़ चुके हैं, कुंभा की उपाधियां पढ़ चुके हैं, कुंभा के जीवन का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, कुंभा की स्थापत्य कला पढ़ चुके हैं, कुंभा के प्रमुख वास्तुकार पढ़ चुके हैं, कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान पढ़ चुके हैं, कुंभा के विरुद्ध होने वाली संधियां, कुंभा के काल में होने वाली संधियां पढ़ चुके हैं, कुंभा के युद्ध पढ़ चुके हैं, कुंभा का नागौर के साथ संबंध, कुंभा का मालवा के साथ संबंध, कुंभा का जो है आबू के साथ संबंध, कुंभा का गुजरात के साथ संबंध दोस्तों, ये सभी पढ़ चुके हैं। और आशा करते हैं कि कुंभा के जितने भी फैक्ट अपने पढ़े हैं वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए होंगे। उसके बाद जो है अपन सभी ने जो है वो सभी ने अपने कुंभा के बारे में वो अपने मंडन के ग्रंथ भी लिख रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पोम्मा के आगे यहां पर लिखा हुआ पुंजा, ये जल्दी उतारिए। और उसके बाद कुंभा की मृत्यु देखते हैं कैसे होती है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं मित्रों, जल्दी उतारिएगा। एक विद्वान और ऐड कर ले, सुंदर गणी। एक विद्वान का नाम है सुंदर गणी और एक विद्वान है सुंदर मणि। सुंदर गणी और सुंदर मणि,
यहां तक सबने उतार लिया। तो उसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। सुंदर गणी और सुंदरे मणि, दो नाम और ऐड करने हैं अपने को, सुंदर गणी व सुंदर मणि। में दोबारा से देख ले, जेता नाता पोमा पुंजा मेष कवि अत्रि है ये, अत्रि मंडन देवा आला भट्ट, ये प्रमुख कुंभा के क्या है, ये प्रमुख कुंभा के माना जाता है अपने, ध्यान रखिएगा, प्रमुख वास्तुकार। ये प्रमुख जो है अपने दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान में कवि मेहा था जिसने तीर्थमाला ग्रंथ लिखा, 120 तीर्थों का वर्णन है। सोम सुंदर इसका दरबारी विद्वान है, टिल्ला भट्ट इसका दरबारी विद्वान, नाता सुंदर जो है दरबारी विद्वान, जयचंद्र सुंदर सूरी सोमदेव सुंदर गणी और सुंदरे मणि, ये सब दोस्तों इसके दरबारी विद्वान हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा, उद्दा और कुंभा का अंतिम समय में कुछ मेल मिलाप खराब नहीं था। यानी कुंभा जो है वो, कुंभा जो है कटारगढ़ दुर्ग वगैरह जो है, अपन जब अपनी राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ेंगे उसमें दुर्ग जो है उसके अपना विस्तार से पढ़ेंगे। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर कटारगढ़ कुंभलगढ़ बताइए, तो ये जो है अपना, जब अपन स्थापत्य कला पढ़ेंगे और राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ेंगे तब आपको कुंभलगढ़ बड़ा विस्तार से बताएंगे, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, कटारगढ़, अचलगढ़, बसंतीगढ़ सब बताएंगे। यहां पर अपने राणा कुंभा का प्रमुख इतिहास समाप्त होता है। अब देखना, कुंभा के दो प्रमुख पुत्र थे, ध्यान से समझना दोस्तों, कुंभा के प्रमुख पुत्र, और कुंभा के जो प्रमुख पुत्र है वो कुंभा के दो पुत्र थे। और कुंभा का जो बड़ा पुत्र था, कुंभा का बड़ा पुत्र था उसका नाम था उद्दा, और छोटा पुत्र जो था उसका नाम था रायमल। अब कुंभा का सबसे प्रिय जो पुत्र था वो प्रिय पुत्र जो है वो रायमल था। यानी कुंभा जो है उद्दा की बजाय रायमल पर ज्यादा विश्वास व्यक्त करता था। उद्दा इस बात से बड़ा नाराज था। उद्दा को ऐसा लग रहा था कि क्या कुंभा अपना उत्तराधिकारी भी रायमल को नहीं बना दे। तो देखिए दोस्तों, कुंभा क्या करता है, कुंभा का अंतिम समय जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में बीतता है। कुंभा का जो अंतिम समय है वो, कुंभा का अंतिम समय कहां पर बीतता है, कुंभा का जो अंतिम समय है ये बीतता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभा का अंतिम समय कुंभलगढ़ दुर्ग में, और कुंभलगढ़ दुर्ग आप सबको पता है कहां पर है, राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों एक कुंड बना हुआ है और इस कुंड का नाम है मामा देव कुंड। एक कुंड बना हुआ है, इस कुंड का नाम मित्रों है मामा देव कुंड। कौन सा कुंड है, मामा देव कुंड। और इस मामा देव कुंड के किनारे एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम है नीलकंठ महादेव मंदिर। यहां पर एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का मित्रों नाम है नीलकंठ महादेव का मंदिर। और यह नीलकंठ जो मंदिर है, यहां पर कुंभा क्या करता था, प्राय पूजा करता था और अपने जीवन का जो अंतिम समय है वो अपने जीवन का अंतिम समय कुंभलगढ़ के इस मामा देव कुंड के पास बिताता। अब होता क्या है कि ये जो उद्दा है, ये उद्दा उस समय कुंभा से रायमल के प्रति इसका विश्वास ज्यादा होने के कारण, उद्दा कुंभा से नाराज चल रहा था। और उद्दा क्या करता है, इसी मामा देव कुंड के किनारे 1468 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में, कौन से कुंड के किनारे, 1468 ईस्वी में मामा देव कुंड के किनारे, 1468 ईस्वी में मामा देव कुंड के किनारे राणा कुंभा की हत्या कौन कर देता है बताओ, उद्दा के द्वारा। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो है अपने पिता कुंभा की क्या कर दी जाती है, हत्या। और जो व्यक्ति अपने पिता की हत्या करे, इतिहास में उसे कहा जाता पितृहंता। इतिहास में बताओ उसे क्या कहा जाता है, इतिहास में उसे कहा जाता है पितृहंता। यानी मेवाड़ में जो है पितृहंता कौन बन रहा है, मेवाड़ में पितृहंता बन रहा है उद्दा। उद्दा ने अपने पिता कुंभल जो राणा कुंभा है उसकी हत्या कर दी। किस स्थान पर कर दी थी, मामा देव कुंड। ये मामा देव कुंड कौन से दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। हत्या क्यों कर दी, क्योंकि रायमल जो है इस पर कुंभा का विश्वास जो था अधिक था, किसकी बजाय, उद्दा की बजाय। और उद्दा अपने मन में गणित भावना लेकर के अपने पिता कुंभा की हत्या कर देता है 1468 ईस्वी में। और हत्या करने के कारण इतिहास में बताओ दोस्तों कौन सा हंता कहलाता है, पितृहंता कहलाता है। यानी कुंभा अपने पुत्र के हाथों ही मारा जाता है। अब देखिएगा, अपने
पित्र जो है पितृहंता बनने के बाद में मेवाड़ के सरदार जो है उद्दा से गणना करने लगते हैं। मेवाड़ के सरदारों का जो विश्वास था वो उद्दा से उठ गया और इसी कारण तो ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़ का उत्तराधिकारी उद्दा को नहीं बना करके कुंभा के पश्चात जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो उत्तराधिकारी बताओ कौन बनता है? रायमल। यानी कुंभा की मृत्यु के बाद में अगला जो मेवाड़ का शासक होगा वो मेवाड़ का शासक रायमल होगा। अगला जो शासक होगा वो मेवाड़ का शासक कौन सा मल होगा? रायमल। उद्दा केवल अपने पिता की हत्या करता है, शासक नहीं बन पाता, शासक तो रायमल ही बनेगा। यह था कुंभा का अंतिम समय जो कौन से कुंड के पास गुजरता है? मामादेव। यहां पर मित्रों एक बात और ध्यान देने योग्य है, वो नीचे नोट लगाकर अपने को पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ राजस्थान में मामदेव कुंड कहां पर है, तो मित्रों आप बताना है मामदेव कुंड जो है ये मामदेव कुंड है सिवाना। और सिवाना कहां पर पड़ता है? मामदेव कुंड सिवाना दुर्ग पड़ता है बाड़मेर। जबकि कुंभलगढ़ में जो कुंड है वो मामदेव कुंड नहीं है, मामादेव कुंड है। केवल ए और आ की मात्रा का फर्क है। और पर्सन जो है वो परीक्षा में ऐसा ही पूछ लेता है कभी कभार कंफ्यूजन की स्थिति वाला, अगर मामादेव कुंड पूछा जाए तो मामादेव कुंड तो हो जाएगा कुंभलगढ़ में जहां राणा कुंभा की 1468 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। और अगर मामदेव कुंड पूछा जाए तो मामदेव कुंड हो जाएगा सिवाना। और मित्रों सिवाना कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। तो यह था अपने राणा कुंभा का अंतिम समय। अपने पुत्र की हाथों 1468 में क्या हो जाता है? पितृहंता जो है उद्दा कहलाया और कुंभा की हत्या कर दी कुंभलगढ़ दुर्ग में। यहां पर जो है अपने राणा कुंभा का विधिवत इतिहास मित्रों क्या होता है? समाप्त होता है। आशा करते हैं कि इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण शासक राणा कुंभा आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब राणा कुंभा के बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बन जाएगा वो अगला उत्तराधिकारी मित्रों बन जाएगा रायमल। यानी मेवाड़ का इतिहास में जो अगला शासक आ रहा है उस शासक का नाम है रायमल। और रायमल का अगर शासनकाल पूछा जाए तो रायमल का शासनकाल मित्रों 1468 से 1509 तक है। 1468 से 1509 तक जो है मेवाड़ में जो है ये मेवाड़ में अपना राजा बनता है रायमल। रायमल के बारे में दोस्तों क्या जानकारी अपने को याद रखनी है? तो रायमल के बारे में ये अपने को मित्रों जानकारी ये रखनी है कि रायमल के बारे में 3 ही प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। और वो कौन कौन से बन सकते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये रायमल जो है इसका विवाह कहां पर हुआ था। और विवाह के बारे में मैंने आपको बताया था। तो विवाह अपन ने जब आंवल बावल की संधि पढ़ी थी 1452 ईस्वी में, तब मैंने कहा था कि जोधा ने कहा था कि संधि से काम नहीं चलेगा, मैं तो समधि भी बनूंगा। और उस समय आंवल बावल की संधि के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसी संधि के तहत जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र जो है वो कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ था। और वो ही इसकी पत्नी थी। और वो श्रृंगार देवी अब अपने यहां काम आएगी। तो ध्यान रखना रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी, रायमल की जो पत्नी है उस रायमल की पत्नी का नाम क्या है? रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोसुंडी की बावड़ी जो है, श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। एक बिंदु तो आपको यह याद रखना है, गोसुंडी बावड़ी का निर्माण जो है यह किस शासक के काल में होता है? रायमल। और रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने इसका मित्रों बताओ क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। यहां तक पहला बिंदु अपने को इसके बारे में ये याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है मित्रों, अगला बिंदु अपने को ध्यान रखना है। रायमल जो था, इस रायमल के कुल
कुल जो है इस रायमल के 13 पुत्र और 2 पुत्रियां मानी जाती है, लेकिन प्रमुख 4 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। उन चारों पुत्रों के बारे में मैं जानकारी लिख रहा हूं। रायमल जो है, रायमल का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था पृथ्वीराज। बताओ कौन सा राज था? पृथ्वीराज। और इस पृथ्वीराज को अपन कहते हैं उड़ना राजकुमार। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, पृथ्वीराज और जो पृथ्वीराज है, इस पृथ्वीराज को अपन क्या कहते हैं? पृथ्वीराज को अपन कहते हैं उड़ना राजकुमार। जिस आपने देखा होगा अजमेर का जो तारागढ़ है, उस तारागढ़ का नाम तो गढ़ बीटली था और उसका नाम तारागढ़ कैसे हो गया? तो उसका नाम तारागढ़ इसी पृथ्वीराज सिसोदिया ने या पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर उस दुर्ग का जीर्णोद्वार करवा के तारागढ़ कर दिया था। यानी जो सबसे बड़ा पुत्र है 1 नंबर का, उस पुत्र का नाम है पृथ्वीराज। नंबर 2 का दोस्तों जो पुत्र था इसका, उसका नाम था जगपाल। नंबर 3 का जो दोस्तों इसका पुत्र था, उसका नाम था संग्राम सिंह। उसका नाम बताओ दोस्तों क्या था? संग्राम सिंह। और ये जो संग्राम सिंह है, इसी संग्राम सिंह को अपन किस नाम से जानते हैं? राणा सांगा। इसी संग्राम सिंह को अपन किस नाम से जानते हैं? राणा सांगा। और नंबर जो 4 का पुत्र था उसका नाम था राज सिंह। नंबर 4 का जो पुत्र था उसका नाम मित्रों बताओ कौन सा सिंह था? राज सिंह। रायमल के बारे में केवल एक ही ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध होता है, उसके बारे में और कोई ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती नहीं है कि रायमल की जो पत्नी है श्रृंगार देवी, इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक बावड़ी बनवाई थी और उस बावड़ी का नाम कौन सी बावड़ी था? गोसुंडी। और इसके बाद ऐसा मिलता है कि इसके कुल जो है कई पुत्र थे, लेकिन इनमें से 13 पुत्रों में से 4 जो पुत्र है, प्रमुख पुत्रों का उल्लेख इतिहास में पाया गया है, जिसमें से सबसे बड़ा जो पुत्र है रायमल का, उसका नाम है पृथ्वीराज, जिसे अपन उड़ना राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार कहते हैं। और उसके बाद का पुत्र है जगपाल, और उसके बाद का संग्राम सिंह, और उसके बाद का जो पुत्र है राज सिंह। मित्रों यह जानकारी अपने को रायमल के बारे में रखनी है। ठीक है सर, पुत्रों की जानकारी रख करके हम क्या करेंगे? तो पुत्रों की जानकारी इसलिए रखनी है क्योंकि अब रायमल के बाद मेवाड़ में आगे राजकार्य कौन संभालेगा, तो अगला जो राजकार्य संभालेगा उसके बारे में अपन जिक्र करते हैं। यहां तक दोस्तों आपको क्लियर होना चाहिए। केवल एक ही तो बिंदु याद रखना है रायमल में, कि रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोसुंडी बावड़ी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और इसके कुल 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों के नाम याद रखने हैं। अब देखना, रायमल जो है, जब रायमल के बारे में कोई ज्यादा ऐतिहासिक युद्ध वगैरह, कोई स्थापत्य कला का कोई निर्माण वगैरह करवाया नहीं गया, तो रायमल को ज्यादा पढ़ने का कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि यहां से प्रश्न कोई बनता ही नहीं है। केवल 2 ही काम हुए थे, एक तो गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण होता है, और दूसरा जो है वो इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है, 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था अपने पृथ्वीराज। जो सबसे बड़ा पुत्र था उस पुत्र का नाम था पृथ्वीराज। और ये जो पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज से छोटा पुत्र जो माना जाता है, पृथ्वीराज से छोटा पुत्र जिसका नाम जगपाल, नंबर 3 का पुत्र संग्राम सिंह, और नंबर 4 का पुत्र जो संग्राम सिंह, इसे अपन राणा सांगा भी कहते, और नंबर जो 4 का पुत्र है, वो नंबर 4 का जो पुत्र है वो है राज सिंह। ठीक है, अब जब रायमल अपने अंतिम समय में होगा, तो बताओ मित्रों, रायमल जब अपने अंतिम समय में होगा तो रायमल का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? निश्चित है जो रायमल का उत्तराधिकारी बनेगा वो रायमल का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज बनेगा, लेकिन पृथ्वीराज नहीं बन पाता, संग्राम सिंह ही बनता है। ऐसा क्यों? रायमल का ज्येष्ठ पुत्र तो पृथ्वीराज है, और नियमों के हिसाब से किसी राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उसका क्या होता था? उत्तराधिकारी होता था। तो उत्तराधिकारी बनना चाहिए पृथ्वीराज को, लेकिन पृथ्वीराज नहीं बनकर के रायमल के बाद मेवाड़ का अगला राजा कौन बन जाता है? राणा सांगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो रायमल है, इनका पिता, इनके जो पिता है, पिता का नाम है रायमल, और जो रायमल है ये रायमल वास्तु शास्त्र को मानने वाले व्यक्ति थे। यानी ज्योतिषियों को, महाराजों पर, पंडित पर, संतों पर इनका बड़ा विश्वास हुआ करता था। तो देखिएगा,
इनका जब सबसे बड़ा विश्वास इन पर होता था तो ये रायमल ज्योतिषियों से सलाह लेता है, ज्योतिषियों के पास जाता है और कहता है कि मेरा सबसे योग्य पुत्र कौन सा है जिसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। कई ज्योतिषियों से पूछता है, लेकिन अधिकांश ज्योतिषियों ने कहा कि तेरा जो सबसे योग्य पुत्र है वो तेरा सबसे योग्य पुत्र कौन होगा? संग्राम सिंह होगा, बलवान शासक होगा, मेवाड़ के प्रति निष्ठावान शासक होगा। संग्राम सिंह को तू उत्तराधिकारी बना। कई ज्योतिषियों ने यह सलाह दी। रायमल ने जब अपने पुत्रों के बीच में इस बात का जिक्र किया कि अपने जो उत्तराधिकारी है उनमें सबसे योग्य राय सिंह है, सबसे योग्य संग्राम सिंह है, तो इस बात से पृथ्वीराज और जगपाल नाराज हो जाते हैं, क्योंकि 1 और 2 नंबर को छोड़कर सीधा 3 नंबर जो है उसको शासक कैसे बना दिया जाए। तो इन दोनों ने इस बात का विरोध किया, बोला ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं है, ज्योतिष वोतिष से कुछ नहीं है, उत्तराधिकारी तो पृथ्वी ही बनेगा क्योंकि मैं बड़ा पुत्र हूं। लेकिन रायमल ने समझाया तो अंत में ये सभी लोग क्या करते हैं, पृथ्वीराज, जगपाल, संग्राम सिंह, रायमल ये जाते हैं मेवाड़ में। एक गांव पड़ता है उदयपुर के निकट, उस गांव का नाम है बिम्मल गांव। और बिम्मल गांव में एक ज्योतिषी रहती थी जिसका नाम था चारणी पुजारिन। बताओ उसका नाम कौन सी पुजारिन था? चारणी। कई ज्योतिषियों से पूछा गया, लेकिन सभी ज्योतिषियों ने कहा कि जो सबसे योग्य पुत्र है, जो सबसे योग्य पुत्र है वो सबसे योग्य पुत्र संग्राम सिंह है। इस कारण दोनों भाइयों ने, बड़े भाइयों ने विरोध किया, बोला संग्राम शासक नहीं बनता, शासक तो पृथ्वीराज ही बनेगा। अंत में ये सभी जो है एक और ज्योतिषी के पास जाते हैं और बिम्मल गांव जो है मेवाड़ उदयपुर के पास में पड़ता है, और वहां पर चारणी पुजारिन के पास जाते हैं। जब चारणी पुजारिन के पास ये लोग जाते हैं तो चारणी पुजारिन से पूछा जाता है कि रायमल का जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ और योग्य पुत्र कौन सा है। तो चारणी पुजारिन जो है, इस चारणी पुजारिन ने भी यही कहा था कि जो सबसे योग्य पुत्र है वो योग्य पुत्र बताओ कौन सा सिंह है? संग्राम सिंह जो है सबसे योग्य पुत्र है। जब चारणी पुजारिन भी ये बात कहती है तो रायमल अपना उत्तराधिकारी बताओ किसको बनाएगा? संग्राम सिंह को। और जब 3 नंबर के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाएगा तो 1 और 2 नंबर का पुत्र निश्चित रूप से नाराज हो जाएंगे, और ये दोनों नाराज होकर के ये पृथ्वीराज राणा सांगा पर तलवार से वार करता है। तलवार से वार करता है। उस समय किस्मत से सांगा अपने को इस तलवार के वार से दूर हटाता है। इस कारण यह तलवार इसकी गर्दन पर तो नहीं लगती, और यह तलवार इसकी आंख पर जाकर के लग जाती है। और जब आंख पर जाकर के लग जाती है तलवार, तो राणा सांगा की एक आंख की रोशनी चली जाती। इस कारण इतिहास में एक आंख का शासक भी किसको कहा जाता है? इतिहास में एक आंख का शासक भी राणा सांगा को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो पृथ्वीराज और जगपाल नाराज होते हैं, और पृथ्वीराज और जगपाल नाराज होकर संग्राम को मारने की योजना बनाते हैं। योजना के तहत पृथ्वीराज इस पर तलवार से आक्रमण करता है, लेकिन तलवार गर्दन पर नहीं लग करके आंख पर लगती है, और सांगा के एक आंख की रोशनी चली जाती है। इस कारण इतिहास में एक आंख का राजा भी किसको कहा जाता है? राणा सांगा या संग्राम सिंह को। अब क्या किया जाए? दोनों भाई जो है सांगा को मारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और सांगा को मारने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या किया जाता है? सांगा को यहां से मेवाड़ से भेज दिया जाता है श्रीनगर। और मित्रों, श्रीनगर पड़ता है अजमेर में। श्रीनगर बताओ दोस्तों कहां पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और श्रीनगर का एक व्यक्ति जिसका नाम था करमचंद पंवार, बताओ इस व्यक्ति का नाम क्या था? करमचंद पंवार नामक व्यक्ति जो है, इस करमचंद पंवार नामक व्यक्ति की देख रेख में राणा सांगा को कहां पर भेज दिया जाता है? श्रीनगर, ताकि दोनों भाइयों से दूर रखा जाए, ताकि भाई इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए। सांगा का पूरा जो बचपन है वो बचपन श्रीनगर में गुजरता है। श्रीनगर अजमेर में पड़ता है, और यहां पर किसकी देख रेख में यह सांगा बड़ा होता है? करमचंद पंवार की देख रेख में बड़ा होता है। 1509 में इनके पिता रायमल की मृत्यु होती है, और रायमल की मृत्यु के समय, उस समय जो है
पृथ्वीराज जो है इनकी मृत्यु से थोड़ा सा पहले अपने नींद की गोली के स्थान पर जहर की गोली खा लेता है भूल से। तो रायमल की मृत्यु के समय ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज की मृत्यु के समय ही जो है गुजरात के सोलंकियों से लड़ते हुए जगपाल मारा जाता है। और जैसे ही रायमल की मृत्यु होती है, इस राणा सांगा को अजमेर से मेवाड़ बुलाया जाता है और मेवाड़ बुला करके दोस्तों 1509 ईस्वी में राणा सांगा का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। 1509 ईस्वी में राणा सांगा का क्या हो जाता है? राज्याभिषेक। तो इस प्रकार से जो रायमल का उत्तराधिकारी बनता है, वो रायमल का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन बनता है? राणा सांगा। आशा करता हूं कि राणा सांगा जो है उसके शासक बनने की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। यानी राणा सांगा जो है 3 नंबर का पुत्र था। बिमल चारणी के कहने पर उत्तराधिकारी घोषित किया। भाइयों ने आक्रमण करना चाहा तो श्रीनगर भेज दिया और रायमल की मृत्यु के बाद में इस राणा सांगा जो है इसको मेवाड़ बुला करके और वहां पर 1509 ईस्वी में मित्रों इसका क्या करवा दिया जाता है? राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। तो यह है अपने राणा सांगा के शासक बनने की कहानी। तो अगला जो रायमल का उत्तराधिकारी होगा दोस्तों, वो रायमल का उत्तराधिकारी बताओ कौन होगा? रायमल का जो उत्तराधिकारी है वो लिखिएगा राणा सांगा। और राणा सांगा में कुछ महत्वपूर्ण पहले फैक्ट लिखते हैं और फिर सांगा के बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा राणा सांगा जो है, राणा सांगा का जो शासन काल है वो है 1509 से 1528। बताओ सांगा का शासन काल क्या है? 1509 से 1528 तक राणा सांगा का शासन काल माना जाता है। अब सांगा से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिख लेता हूं। जब सांगा शासक बनाता तब इसकी आयु 27 वर्ष हुआ करती थी। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा सांगा का संरक्षण, सांगा का ऐसे लिख लो, सांगा का बचपन, साथ के साथ ही लिख लेना सांगा का जो बचपन है ये श्रीनगर अजमेर में, सांगा का बचपन श्रीनगर अजमेर में करमचंद पंवार की देख रेख में गुजरा। करमचंद पंवार की देख रेख में, करमचंद पंवार की देख रेख में गुजरा। अब करमचंद पंवार की देख रेख में गुजरता है राणा सांगा का बचपन। दूसरा फैक्ट अपने को क्या याद रखना है? सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी, सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी, सांगा के शासक बनने की भविष्यवाणी बिम्मल गांव की, बिम्मल गांव की, बिम्मल जो गांव है इस बिम्मल गांव की चारणी पुजारी ने की। बिम्मल गांव की चारणी पुजारी ने की। नेक्स्ट, इतिहास में 1 अंक का शासक, इतिहास में 1 अंक का शासक, 1 अंक का शासक किसको कहा जाता है? राणा सांगा को। कर्नल जेम्स टोड ने इसे आगे सैनिक भग्नावेश कहा था क्योंकि शरीर पर 80 घाव थे। वो अपन खानवा युद्ध के समय पढ़ेंगे। सैनिक भग्नावेश भी इसी को कहा जाता है। अगला बिंदु अपने को ध्यान रखना है, इसकी एक उपाधि ग्रहण की थी इसने, और वो उपाधि उस समय बयाना के युद्ध के समय की थी और उस उपाधि का नाम है हिंदू पत। मित्रों ध्यान रखना, अगर हिंदू सुल्तान पूछा जाए तो हिंदू सुल्तान तो है कुंभा और जो है हिंदू पत है वो हिंदू पत कहा जाता है राणा सांगा को। और राणा सांगा जो है ये रायमल का पुत्र था, लेकिन इसकी जो पत्नी थी उसका नाम याद रखना, ये पत्नी थी राणा सांगा की रानी कर्मावती। बताओ पत्नी का नाम क्या था? रानी कर्मावती। सांगा 1509 में रायमल की जब मृत्यु होती है तब मेवाड़ का राजा बनता है और राजा बनने की जो भविष्यवाणी की जाती है वो बिम्मल गांव की जो है वो बिम्मल गांव की चारणी पुजारिन को कहा जाता है। जल्दी से मित्रों उतारिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
रायमल की जो मृत्यु होती है दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, तो जो रायमल की मृत्यु होती है, वो रायमल की मृत्यु दोस्तों ध्यान रखिएगा होती है 1509 में। और जो है पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार इसलिए कहते हैं कि ये युद्ध गति में बड़े तेज गति से उड़ते हुए बड़ी तेज गति से लड़ता था, इस कारण इतिहासकारों ने इसे कह दिया उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार। ध्यान रखिएगा रायमल का जो प्रमुख शिल्पी था उसका नाम था पृथ्वीराज। आगे बढ़िएगा, जल्दी उतारिए दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने उतार लिया, तो देखिएगा अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राणा सांगा के बारे में देखते हैं क्या क्या किया था सांगा ने। और सांगा जो है उसके बाद ध्यान रखिएगा सांगा के बारे में अपन आगे चलते हैं और सांगा के प्रमुख युद्धों के बारे में वगैरह इतिहास के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सांगा जो है देखिएगा मित्रों, सांगा 1509 में बना था और इसके समकालीन शासकों के बारे में मैं आपसे चर्चाएं कर रहा हूं। तो सांगा के किस किस राज्य के साथ कौन कौन से संबंध थे वो चर्चाएं कर लेते हैं। मेवाड़ का जो शासक है राणा सांगा, ये 1509 में बना और इसका जो शासन काल था वो 1509 से 1528 तक था। अब देखना इसके शासन काल में कौन कौन इसके सीमावर्ती राज्य थे। तो पर जो सीमावर्ती राज्य थे और कौन कौन से सीमावर्ती राज्यों में शासक थे उनकी मैं बात करता हूं। सबसे पहले सांगा का जो प्रमुख संघर्ष रहता है और अपने इतिहास में जो सर्वाधिक संघर्ष रहता है राणा सांगा का, वो राणा सांगा का संघर्ष रहता है दिल्ली के साथ। और राणा सांगा के समकालीन दिल्ली में कुल 3 शासक आते हैं और 3 शासक ही जाते हैं। सबसे पहले मित्रों ध्यान रखना, इसके समकालीन नंबर 1 पर जो दिल्ली का शासक था दोस्तों, उसका नाम था सिकंदर लोदी। 1 नंबर पर जो दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद में इस 1516 में आता है इब्राहिम लोदी। बताओ कौन आता है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के बाद मित्रों ध्यान रखना, यहां पर जो शासक आता है उस शासक का नाम था बाबर। उस शासक का नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। मित्रों यहां पर अपना दिल्ली हो गया। यहां पर अपनी सीमा लगती है मालवा की। बताओ मालवा। और ये मालवा का अधिकांश जो भौतिक भूभाग है, ये मालवा का अधिकांश भौतिक भूभाग है एमपी में। मालवा का अधिकांश भौतिक भूभाग जो है वो था एमपी में। इसके बाद मित्रों ध्यान रखिएगा, मालवा में जो शासक था इनके समकालीन, उसका नाम था मोहम्मद खिलजी द्वितीय। मोहम्मद खिलजी द्वितीय। ध्यान रखना, मोहम्मद खिलजी प्रथम तो राणा कुंभा के समकालीन था और अपने सारंगपुर का युद्ध लड़ा था, लेकिन जो है मोहम्मद खिलजी द्वितीय जो है, ये मोहम्मद खिलजी द्वितीय जो है ये सांगा के समकालीन है दोस्तों। और यहां पर अपनी सीमा लगती है गुजरात। बताओ यहां पर जो सीमा लगती है वो सीमा लगती है गुजरात से। और इसके समकालीन गुजरात के शासक की बात करूं तो उस समय गुजरात में 2 प्रमुख स्थान थे। एक तो गुजरात का जो शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह बेगड़ा। बताओ उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह बेगड़ा। हालांकि मोहम्मद शाह बेगड़ा के बाद में भी शासक और परिवर्तित हो गए थे, लेकिन प्रमुख शासक था। और एक पड़ता है इडर, और इडर का जो शासक था वो इडर का शासक पहले बाणा था।
बाणा के बाद में सूर्यमल बन गया, सूर्यमल के बाद में रायमल बन गया, रायमल के बाद में बाणा, बाणा से बन गया सूर्यमल, सूर्यमल से बना भीम, भीम से रायमल, रायमल से बारमल। ये कई शासक परिवर्तित हुए थे, लेकिन जो सबसे पहले शासक बना था उसका नाम याद रखना। गुजरात में ही जो शासक था वो भाणा था। और इधर मित्रों अपना जो सांगा के समकालीन मारवाड़ में शासक था, वो मारवाड़ में दोस्तों जो शासक था, वो मारवाड़ में दो शासक बने थे। दोनों जो थे, एक का नाम था गांगदेव और दूसरे का जो नाम था मित्रों, दूसरे का नाम था मालदेव। दूसरे का नाम बताओ क्या था? मालदेव। 1532 तक तो गांगदेव ने शासन किया था और 1532 से 1562 तक मालदेव ने। ये जो है सांगा के समकालीन चारों तरफ के शासक थे। अब कौन से शासक से कैसे संबंध थे, उन एक एक संबंध के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्येक राज्य के साथ उसके संबंधों की अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं एक बार आपको मोटा मोटा बता देता हूं ताकि इस नक्शे से आसानी से समझ में आ जाए कि राणा सांगा जो है उसके अपने सीमावर्ती राज्यों के साथ संबंध कैसे रहे होंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दिल्ली से कि दिल्ली के साथ सांगा के संबंध कैसे रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली के साथ सांगा के संबंध कभी अच्छे बने ही नहीं। जब तक सिकंदर लोदी था तब तक संबंध ठीक थे। इस सिकंदर लोदी ने कभी भी राणा सांगा पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन जैसे ही समय बीता, सिकंदर लोदी के बाद नंबर 2 पर दिल्ली में शासक आया इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जो था वो साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक था, यानी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। और उसी के कारण इब्राहिम लोदी ने 1517 और 1518 में लगातार 2 बार सांगा पर आक्रमण किया। 2 युद्ध अपन ने लड़े, एक खातौली का युद्ध लड़ा था, एक बाड़ी का युद्ध लड़ा था, और दोनों ही युद्धों में इब्राहिम लोदी को अपन ने पराजित किया था। इब्राहिम लोदी के बाद इस लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित करके दिल्ली का अगला शासक बनता है काबुल से आया हुआ, अफगानिस्तान से आया हुआ मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। और बाबर और सांगा के बीच भी संबंध ठीक नहीं रहे और 2 युद्ध लड़ने पड़े, एक बयाना का युद्ध और एक खानवा का युद्ध। यानी दिल्ली के साथ सांगा के संबंध अच्छे कभी वे ही नहीं थे। वो दिल्ली के साथ संबंध अभी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला देखिएगा, मालवा जो है, मालवा एमपी का शासक है मोहम्मद खिलजी। और मालवा एमपी का जो शासक है वो मालवा एमपी का जो शासक है वो मोहम्मद खिलजी प्रथम है। और मोहम्मद खिलजी प्रथम जो है वो मोहम्मद खिलजी द्वितीय जो है वो मोहम्मद खिलजी द्वितीय जो है वो मित्रों ध्यान रखना, उसके साथ संबंध खराब इसलिए हुए थे क्योंकि खिलजी की सीमा मालवा की गुजरात के साथ भी लगती है। और गुजरात में इस खिलजी का एक सरदार था जिसका नाम था मेदिनी राज। और ये मेदिनी राज क्या कर रहा था, धीरे धीरे अपना प्रभुत्व यहां पर बना रहा था, धीरे धीरे ये अपना प्रभुत्व यहां पर बना रहा था मित्रों। और जब प्रभुत्व बना रहा था तो इस महमूद खिलजी का एक अन्य सरदार था आमिर नाम का। वो आमिर नाम का जो मुस्लिम सरदार वो इस हिंदू शासक मेदिनी राज का विरोध करता था और विरोध करके महमूद खिलजी के पास आता है और खिलजी को कहता है कि आप मेदिनी राज को यहां से पराजित करके चंदेरी के आसपास के क्षेत्र से उसको भगाइए। इस बात की सूचना जब मेदिनी राज को लगती है कि महमूद खिलजी द्वितीय और इसका एक सरदार, अभी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, आमिर, वो महमूद खिलजी और आमिर जो है ये मिलकर मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, तो मेदिनी राज सांगा के पास आता है। और उस समय सांगा ने मेदिनी राज का सहयोग करके उसे चंदेरी का प्रमुख बना दिया। इस बात से नाराज होते हैं महमूद खिलजी द्वितीय। और महमूद खिलजी द्वितीय और जो राणा सांगा है, इस राणा सांगा के साथ मित्रों एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में अपन गागरोन का युद्ध कहते हैं। 1519 में लड़ा गया था जिसमें भी राणा सांगा विजय रहा था। यहां पर मालवा में भी इसके संबंध अच्छे नहीं रहते और नहीं रहने का प्रमुख कारण मेदिनी राज था, उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद गुजरात में मित्रों यहां पर इडर को लेकर के विवाद होता है। इस कारण इडर से और गुजरात से भी जो है इसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। इडर में क्या होता है, बाणा की मृत्यु जब होती है तब बाणा के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम तो जो था सूर्यमल और दूसरा पुत्र जो था भीम।
अब सूर्यमल यहां पर उत्तराधिकारी बनता है तो ये जो भीम है ये मोहम्मद शाह के सहयोग से सूर्यमल को हटा देता है। लेकिन सूर्यमल जो है, सूर्यमल की हटाने के बाद में अपने आगे आता है रायमल, रायमल के बाद आता है बारमल। यानी यहां पर उत्तराधिकार को लेकर ईडर में लगातार संघर्ष चल रहा था। और जब उत्तराधिकार में लेकर संघर्ष चल रहा था तो आधे शासकों तो मोहम्मद शाह सपोर्ट कर रहा, आधों को सांगा सपोर्ट कर रहा है। यानी गुजरात के साथ भी राणा सांगा लगातार टांग अड़ाता रहा था। गुजरात के साथ भी ये संबंध अच्छे स्थापित नहीं कर पाया था। कैसे कैसे क्या क्या हुआ था वो विस्तार से अभी देखेंगे। और मालवा में देखना मित्रों, मालवा में जब तक सांगा की मृत्यु होती है तब तक राजा गांगदेव ही था। लेकिन मैंने मालदेव का नाम इसलिए लिखा क्योंकि मालदेव का ननिहाल था मेवाड़ में और राणा सांगा के घर पर ही इसका ननिहाल था, इसलिए मैंने इसका नाम लिखा है। लेकिन शासक जो था वो गांगदेव ही था मित्रों। और यहां मारवाड़ के साथ ध्यान रखना सांगा के संबंध अच्छे थे, बाकी किसी भी पड़ोसी शासक के साथ सांगा के संबंध क्या नहीं थे, अच्छे नहीं थे दोस्तों। ये राणा सांगा के चारों तरफ के समकालीन शासक है और समकालीन शासकों के साथ सांगा का विवाद है। तो इन विवादों को पढ़ते हुए अपन पूरे राणा सांगा का इतिहास पढ़ेंगे। पहले देखेंगे सांगा का दिल्ली के साथ क्या संबंध था, कौन कौन से विवाद हुए, उसके बाद मालवा का देखेंगे और उसके बाद गुजरात के साथ संबंध देखेंगे। तो जब इनके साथ अपन विस्तार से संबंधों की चर्चा करेंगे तो अपना सांगा का इतिहास पूरा हो जाएगा। ये एक बार इसके समकालीन शासक आप चाहें तो जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब देखता है, पहला अपने को हेडिंग लगानी है सांगा का दिल्ली के साथ संबंध। पहला अपने को हेडिंग लगानी है सांगा का, सांगा के दिल्ली के साथ संबंध, सांगा के दिल्ली के साथ संबंध, दिल्ली के साथ संबंध। दोस्तों सांगा जो है इसके दिल्ली के साथ क्या संबंध है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सांगा के दिल्ली के साथ संबंध और दिल्ली जो है उसके साथ क्या क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में मैंने अभी आपको बताया कि जो दिल्ली है यहां पर सांगा के समकालीन 3 शासक आए थे। कितने शासक आए थे? 3 शासक आए थे। तो दिल्ली के साथ देखना, पहला लिखते रहना है साथ के साथ ही, पहला बिंदु, दिल्ली शासक सिकंदर लोदी ने, दिल्ली शासक सिकंदर लोदी ने, दिल्ली शासक सिकंदर लोदी ने राणा सांगा पर, राणा सांगा पर कभी आक्रमण नहीं किया, कभी आक्रमण नहीं किया।
और जब आक्रमण नहीं किया तो अब बताओ सिकंदर लोदी के बाद में दिल्ली का शासक कौन बनेगा? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का वंशज, सिकंदर लोदी का वंशज, सिकंदर लोदी का वंशज इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बना, दिल्ली का शासक बना। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक था, साम्राज्यवादी विस्तार नीति का, साम्राज्यवादी विस्तार नीति का शासक था। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा पर, राणा सांगा पर 2 बार आक्रमण किया। जल्दी से लिखो यहां तक, फिर आगे चलते हैं मित्रों। उतार लिया मित्रों यहां तक। अब देखो मित्रों आगे बढ़ते हैं। जो राणा सांगा के समकालीन जब तक सिकंदर लोदी था तब तक सिकंदर लोदी ने तो कभी आक्रमण किया ही नहीं, लेकिन सिकंदर लोदी का जो वंशज है वो इब्राहिम लोदी यहां पर शासक बनता है। और इब्राहिम लोदी जैसे ही शासक बनता है वो इब्राहिम लोदी जो है साम्राज्यवादी विस्तार यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और अपने साम्राज्यवादी जो विस्तार है वो साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत यानी अपने राज्य के विस्तार के तहत राणा सांगा पर कितनी बार आक्रमण करता है? 2 बार आक्रमण करता है। और दोनों आक्रमणों के बारे में चर्चा करते हैं। जो पहला आक्रमण होता है दोस्तों उसका नाम है खातौली का युद्ध। उस युद्ध का नाम कौन सा युद्ध है? खातौली का युद्ध। तो ये खातौली का युद्ध जो होता है दोस्तों 1517 ईस्वी में होता है, ये भी ध्यान रखना। और ये जो खातौली स्थान पड़ता है, ये खातौली स्थान कहां पर पड़ता है? खातौली जो स्थान पड़ता है ये खातौली स्थान पड़ता है उस समय तो था बूंदी में, और नीचे नोट लगाकर लिख लेना है खातौली वर्तमान में कोटा में है। जब युद्ध हुआ था उस समय बूंदी रियासत में था और खातौली वर्तमान में कोटा में है। खातौली वर्तमान में बताओ कहां पर है? खातौली वर्तमान में कोटा में है, यह भी ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों पहला आक्रमण किया था खातौली में, और यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ आप सबको पता है। एक तरफ तो है अपने राणा सांगा या संग्राम सिंह, और राणा सांगा या संग्राम सिंह का सामना करने के लिए कौन सा लोदी आ रहा है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का उस समय जो सेनापति था उसका नाम था मियां माखन। बताओ उसका नाम क्या था? मियां माखन। और इस युद्ध का जो विजेता होता है, इस युद्ध का जो विजेता होता है उस विजेता का नाम कौन सा है? उस विजेता का नाम है राणा सांगा मित्रों। और अगर आपसे पूछ ले
युद्ध का कारण क्या रहा था, कि किस वजह से ये युद्ध लड़ा गया, तो युद्ध का कारण ध्यान रख लेना, इब्राहिम लोदी की साम्राज्यवादी नीति। इब्राहिम लोदी की कौन सी नीति? इब्राहिम लोदी की साम्राज्यवादी जो नीति है, वो इब्राहिम लोदी की साम्राज्यवादी जो नीति है, वो साम्राज्यवादी नीति यानी अपने राज्य के विस्तार करने की नीति ही इस युद्ध का जो है वो अपने जो है ध्यान रखना साम्राज्यवादी नीति, इसके तहत ये युद्ध हुआ था। आगे बढ़िएगा। जल्दी से उतारो दोस्तों। त्रिभुवन नारायण मंदिर में कितनी बार समझा चुका हूं, एक बार में ही मान ले। नींव रखी थी शक्ति कुमार ने, लेकिन निर्माण भोज परमार ने करवाया था। बार बार अनावश्यक कमेंट ना करें, कितनी बार मैं स्पष्ट कर चुका हूं, भोज परमार ने करवाया था। जल्दी से उतारे दोस्तों। यहां तक सबने उतार लिया तो मित्रों देखिएगा, इब्राहिम लोदी जो है, ये इब्राहिम लोदी साम्राज्यवादी के तहत पहला आक्रमण करता खातोली। यहां पर ध्यान आपको क्या रखना है, खातोली जो है वर्तमान में तो कोटा में है, लेकिन उस समय जो खातोली पड़ता था वो खातोली दोस्तों बूंदी जिले में था, बूंदी रियासत में था, और वर्तमान में खातोली कोटा। और ये जो है खातोली का युद्ध जो होता है 1517 ईस्वी में होता है, और विजेता बताओ कौन हो जाता? राणा सांगा। अब देखना, खातोली युद्ध में जब ये राणा सांगा जो है विजेता होता है और इब्राहिम लोदी जब पराजित होता है, तो ध्यान में रखना, जब पराजित होता है तो अपनी पराजय का बदला लेने के लिए, खातोली पराजय का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोदी दोबारा सांगा पर आक्रमण कर देता है। और दूसरा जो युद्ध होता है अपना होता है कौन सा? बाड़ी का युद्ध। मित्रों ध्यान रखिएगा, अगला जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है बाड़ी का युद्ध। और ये जो बाड़ी का युद्ध होता है मित्रों, इसके बारे में ध्यान रखना, ये दोनों तिथियां मानी जाती है 1518 1519, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको सही कौन सी करनी है? 1518। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है अपन ने ध्यान रखना राइट का चिन्ह लगा रखा है। 1518 दोनों ऑप्शन में होने पर करनी है। बाड़ी नामक स्थान ये पड़ता कहां पर है? बाड़ी जो स्थान पड़ता है मित्रों, ये बाड़ी स्थान पड़ता है धौलपुर में। बताओ बाड़ी स्थान कहां पर पड़ता है? बाड़ी स्थान पड़ता है धौलपुर में। यहां पर जो युद्ध होता है, ये युद्ध किस किस के मध्य होता है? वही है, एक तरफ तो राणा सांगा, एक तरफ तो युद्ध में है राणा सांगा, और राणा सांगा का सामना करने के लिए फिर से मैदान में तैयार है इब्राहिम लोदी। फिर से तैयार मित्रों कौन है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में जो ये युद्ध होता है, इस युद्ध का विजेता बताओ किसे कहा जाता है? राणा सांगा। इस युद्ध का विजेता कहा जाता है राणा सांगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि युद्ध का कारण क्या था, तो युद्ध का कारण भी आप बता देना कि युद्ध का कारण जो रहा था वो रहा था इब्राहिम लोदी जो है, वो इब्राहिम लोदी अपनी पहली हार कौन सी? खातोली की हार। इब्राहिम लोदी खातोली पराजय का बदला लेना चाहता था। खातोली पराजय का क्या लेना चाहता था? खातोली पराजय का बदला लेना चाहता था। खातोली पराजय का बदला लेना चाहता था मित्रों। तो यह ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी खातोली पराजय का क्या लेना चाह रहा है? बदला लेना चाह रहा है। इसको जल्दी से उतारिए। पृथ्वीराज
जो सिसोदिया है उड़ना राजकुमार, ये पृथ्वीराज द्वितीय था, पृथ्वीराज द्वितीय था मित्रों। उतारिए जल्दी से, बाड़ी का युद्ध है, महत्वपूर्ण है इसलिए आपको कहा जा रहा जल्दी उतारिए, उसके बाद आगे चलें। ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी का जो सेनापति था दोस्तों, इस सेनापति का नाम था मियां माकन। सेनापति का नाम बताओ दोस्तों क्या था? मियां माकन। मियां माखन इब्राहिम लोदी का क्या था? सेनापति था मित्रों। यह है अपना दोस्तों बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बाड़ी का युद्ध। इब्राहिम लोदी लगातार कितनी बार हार चुका है? इब्राहिम लोदी लगातार 2 बार हार चुका। पहला खातोली का युद्ध हार चुका है और दूसरा जो है वो बाड़ी का युद्ध हार चुका है। अब इब्राहिम लोदी जब लगातार 2 बार जो पराजित है, लगातार जो 2 बार पराजित होता है, तो ध्यान रखना इब्राहिम लोदी वापस जब दिल्ली जाता है तो दिल्ली में इसके सरदार जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है यहां तक उतार लिया तो समझते हैं। अब राणा सांगा जो है, राणा सांगा 2 युद्ध जीत चुका है और 2 युद्ध, एक तो जीता अपने कौन सा? खातोली, और दूसरा युद्ध अपने मित्रों जीता है बाड़ी का युद्ध। दोनों युद्धों में विजेता है अपन। अब जब इब्राहिम लोदी वापस दिल्ली जाता है, इब्राहिम लोदी दिल्ली गया तो इस इब्राहिम लोदी के 2 दरबारी मंत्री थे जो विद्वान माने जाते थे, या इब्राहिम लोदी के जो प्रमुख सलाहकार माने जाते थे, वो 2 प्रमुख सलाहकारों का नाम था, एक का नाम तो था अपने आलम खां लोदी, एक का नाम तो था आलम खां लोदी, और दूसरा जो लोदी था ये लोदी था दौलत खां लोदी। दूसरा जो लोदी था उस लोदी का नाम था दौलत खां लोदी। ये इस इब्राहिम लोदी के प्रमुख दरबारी सलाहकार मान ले चाहे आप इसके दरबारी मंत्री मान लें, ये दोनों क्या करते हैं? इब्राहिम लोदी के खिलाफ एक विश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है ये दोनों कहते हैं कि देख भाई इब्राहिम तू 2 बार हार गया और दोनों बार तुझे सांगा ने हराया है। अब निश्चित है कि सांगा दिल्ली पर आक्रमण करेगा और दिल्ली के ऊपर अधिकार राणा सांगा कर लेगा, क्योंकि राणा सांगा को इब्राहिम लोदी का तो कोई वेम ही नहीं रहा मन में, क्योंकि वो जब चाहे इब्राहिम लोदी को हरा दे। और दोनों मैच एक तरफा मैच थे, दोनों मैच इसने एक तरफा जीते थे, दोनों युद्ध सांगा ने एक तरफा जीते थे। और इस इब्राहिम लोदी के पास तो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख की सेना थी, फिर भी राजपूत सेनाओं के सामने ये टिक नहीं पाए। जब टिक नहीं पाए तो इन इब्राहिम आलम और लोदी ने कहा कि देख इब्राहिम दिल्ली की कुर्सी गई, दिल्ली की कुर्सी गई, अब दिल्ली पर सांगा काबिज होगा। सांगा काबिज होने से अच्छा है, हिंदू शासक काबिज होने से अच्छा है किसी मुस्लिम शासक को काबिज कर लें। और मुस्लिम शासक को काबिज करने के लिए इस आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने दोनों के सामने एक ही नाम आता है, और उस समय का यह नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। ये जो बाबर है उस समय काबुल का शासक था, और काबुल मित्रों पड़ता है अफगानिस्तान में। काबुल जो पड़ता है ये मित्रों कहां पर पड़ता है? अफगानिस्तान में। आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी दोनों क्या करते हैं? इस बाबर को भारत बुलाने की योजना बनाते हैं। इस बात का विरोध इब्राहिम लोदी करता है, क्योंकि उसे पता है इब्राहिम लोदी को अगर बाबर आया तो बाबर के पास उस समय पूरे भारत में और पूरे एशिया में एकमात्र ऐसा शासक था बाबर जिसके पास तोप खाना था, यानी तोप चलाने की क्षमता थी। और इस इब्राहिम लोदी को पता है अगर बाबर आया तो बाबर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार करेगा, और दिल्ली
पर अधिकार करेगा तो दिल्ली से किसको सत्ता से हटना पड़ेगा? इब्राहिम लोदी। इसलिए इब्राहिम लोदी ने इस बाबर के भारत आगमन का विरोध किया था, लेकिन इसके दरबारी मंत्री आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी दिल्ली की सत्ता मुसलमानों के पास रखने के लिए मोहम्मद जाहिरुद्दीन बाबर को भारत बुलाना चाहते थे। अब मोहम्मद जाहिरुद्दीन की बात इन दोनों से होती है तो आलम लोदी और दौलत खां लोदी जो है वो इस बाबर को कहते हैं कि आप भारत आइए, दिल्ली का शासक बनने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और इस कारण से मोहम्मद जाहिरुद्दीन बाबर अपनी सेना व अपने तोप खाने के साथ में काबुल से सीधा कहां पधार जाता है? भारत। अधिकांश इतिहासकार इसी मान्यता को मानते हैं कि बाबर को भारत बुलाने में प्रमुख जो योगदान था वो एक तो था आलम खां लोदी का, और दूसरा जो योगदान था वो दूसरा योगदान था दौलत खां लोदी का। अधिकांश इतिहासकार इस मत को मानते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जिनका मानना था कि इस बाबर को भारत सांगा ने बुलाया। बताओ, बाबर को भारत किसने बुलाया? सांगा ने। कई इतिहासकार इस मत को मानते हैं कि बाबर को भारत बुलाने का श्रेय राणा सांगा को जाता है। क्यों बुलाया? राणा सांगा को ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि राणा सांगा जो है वो बाबर को भारत बुला रहा है? इसलिए बुला रहा है दोस्तों, ऐसा मान्यता है इतिहासकारों का कि ये इब्राहिम लोदी जब लगातार 2 बार हार गया है खातौली और बाड़ी में, तो इब्राहिम लोदी किसी भी सूरत में राणा सांगा से बदला लेना चाहता है। और इब्राहिम लोदी राणा सांगा से जब बदला लेना चाहता है तो इब्राहिम लोदी को पता है अकेले तो अपन राणा सांगा को पराजित कर नहीं पाएंगे, और जब अकेले नहीं कर पाएंगे तो ये इब्राहिम लोदी क्या करता है, छोटे छोटे जितने भी राज्य जहां पर मुस्लिम शासन था, यानी मुसलमानों का जहां पर शासन था, उन सभी राजाओं को अपने फेवर में लेता है, अपने साथ लेता है, और सभी मुसलमान राजाओं की सेनाओं के साथ मिलकर के ये राणा सांगा पर चढ़ाई की योजना बना रहा था। और उस समय राणा सांगा ने सोचा कि अगर सारे मुसलमान शासक अगर मिलकर आक्रमण करेंगे तो हालांकि अपन हारने वाले नहीं है, लेकिन क्या पता अपन हार भी जाएं। तो राणा सांगा ने अपना प्लान भी तैयार कर रखा था। बोला ऐसा करते हैं, बाबर के पास तोप है और बाबर जो है इसको भारत बुला लेते हैं और बाबर को कहते हैं कि तुझे दिल्ली में शासन बना देंगे और दिल्ली का शासक बनाने में मैं तेरा योगदान कर दूंगा। इधर तो आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी बाबर का दिल्ली का शासक बनने में योगदान करने की बात कह रहे हैं, और कुछ इतिहास कह रहे हैं कि बाबर जो है इसको दिल्ली का शासक बनाने में या भारत बुलाने में किसका हाथ था? राणा सांगा का हाथ था। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि सांगा के ऊपर इब्राहिम लोदी कई मुसलमान शासकों की गठबंधन से सांगा पर आक्रमण करना चाहता था। इस कारण सांगा चाहता था कि इब्राहिम लोदी को कहीं दूर फेंक दिया जाए ताकि अपने ऊपर आक्रमण नहीं हो। लेकिन मित्रों, अधिकांश मतों की माने तो अपने को यही बात माननी है कि मोहम्मद जाहिरुद्दीन बाबर को भारत आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने बुलाया, क्योंकि वो हर हाल में दिल्ली की सत्ता मुसलमानों के पास रखना चाहते थे। अब इनका मोहम्मद जाहिरुद्दीन बाबर जो है आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी की बात मान करके काबुल से सीधा दिल्ली आता है। लेकिन दिल्ली में मित्रों बताओ कौन बना बैठा है शासक? इब्राहिम लोदी। अब जब इब्राहिम लोदी शासक बना बैठा है, बाबर भारत आ गया, तो तय बात है बाबर जो है इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा, क्योंकि वो दिल्ली की सत्ता चाहता है। और बाबर ने अपने तोपखाने सहित इस इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था। और जो आक्रमण किया था मित्रों कौन से स्थान पर किया था? पानीपत। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। और हिंदुस्तान में पहली बार इस युद्ध में गोला बारूद का तोपखाने का प्रयोग किया जाता है। बाबर की छोटी सी सेना 1.5 लाख सेना इब्राहिम लोदी की थी, उसको तोपखाने से उड़ा देती है। और तोपखाने से उड़ा करके इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित करके इब्राहिम लोदी को यहां से भगाया जाता। और इब्राहिम लोदी भगा करके ये बाबर जो है दिल्ली प्लस आगरा पर मित्रों बताओ क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जीत करके दिल्ली का अगला जो शासक बनता है वो
वो कौन बनता है? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। ये है बाबर के भारत आने की कहानी। कुछ इतिहासकारों के मत के अनुसार सांगा इसको सपोर्ट करता था, तो कुछ अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार इसको भारत किसने बुलाया था? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने। आशा करता हूं कि यहां तक इसके भारत आगमन की कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई है तो मैं बिंदु बना करके लिखवा रहा हूं और उसके बाद आपको उतारते रहना है। मित्रों बताइए, यहां तक सबको आसानी से समझ में आ गया है क्या? आ गया है तो आगे बढ़े। आगे देखिएगा, अगला बिंदु लिखना है, इब्राहिम लोदी की दो पराजय से, इब्राहिम लोदी की दो पराजय से, इब्राहिम लोदी की दो पराजय से नाराज होकर, नाराज होकर इसके दरबारी मंत्री, इसके इसके कर थे लोदी के दरबारी मंत्री, इसके के स्थान पर लिख दो इब्राहिम लोदी के दरबारी सदस्य, इब्राहिम लोदी के दरबारी सदस्य, इब्राहिम लोदी के दरबारी सदस्य, इब्राहिम लोदी के दरबारी सदस्य आलम खां लोधी, आलम खां लोधी वे दौलत खां लोधी ने, दौलत खां लोधी ने मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर पूरा नाम था, काबुल का शासक, काबुल शासक को भारत आगमन का न्योता दिया, भारत आगमन का न्योता दिया। नेक्स्ट, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, नाम उल्लेखित नहीं है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाबर के, बाबर को भारत बुलाने हेतु, भारत बुलाने हेतु सांगा का सहयोग था, सांगा का सहयोग था। नेक्स्ट, बाबर, बाबर ने भारत आते ही इब्राहिम लोदी पर, इब्राहिम लोदी पर पानीपत नामक स्थान पर, पूरा युद्ध पढ़ते हैं अभी, पानीपत नामक स्थान पर आक्रमण किया। जल्दी से उतारो मित्रों, फिर आगे चलते हैं।
यहां तक कि सबने उतार लिया। तो अब देखिए बाबर का जैसे ही भारत आगमन होता है, बाबर का भारत आगमन होते ही बाबर का निश्चित है कि वो दिल्ली पर शासन करेगा, और दिल्ली पर शासन करेगा तो सबसे पहले वो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा, और इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा पानीपत नामक स्थान पर। तो अगला बिंदु हेडिंग लगाइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला बिंदु देखिएगा, अगला जो बिंदु है अपना पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है मित्रों, ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता कब है? पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है मित्रों, ये होता है 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ये पानीपत स्थान कहां पर है मित्रों? तो ये पानीपत स्थान पड़ता है हरियाणा में। पानीपत स्थान पड़ता है हरियाणा में। नेक्स्ट, युद्ध किस किस के मध्य होता है? युद्ध होता है अपने एक तरफ तो है इब्राहिम लोदी की भारी भरकम सेना, लगभग 1.5 लाख सैनिक बताए जाते हैं, और इब्राहिम लोदी की सेना के सामने है मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बताओ कौन है? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। मोहम्मद जहीरुद्दीन, और मोहम्मद जहीरुद्दीन का पूरा नाम है बाबर। लेकिन इस युद्ध में विजेता कौन होता है? विजेता होता है मित्रों बाबर, और इस युद्ध में बाबर जो है विजेता होता है। कारण क्या था विजेता का? नीचे नोट लगाकर अपने को लिखना है दोस्तों। भारत में प्रथम बार, दोस्तों भारत जो है, भारत में प्रथम बार, भारत में प्रथम बार गोला बारूद, गोला बारूद ऑब्लिक तोप खाना का प्रयोग, तोप खाना का प्रयोग, तोप खाना का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ, यानी इससे पहले कभी भी भारत में तोप नहीं चली थी और गोला बारूद का प्रयोग नहीं हुआ था मित्रों। अगला बिंदु अपने को ध्यान रखना है, इस विजय के पश्चात, इस विजय के पश्चात, इस विजय के पश्चात बाबर ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। दिल्ली व आगरा पर अधिकार किया। इस युद्ध के पश्चात जो बाबर है वो इब्राहिम लोदी को हटा करके दिल्ली व आगरा पर क्या कर लेता है? वो आगरा कर लेता है, बताइएगा, दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। और पानीपत का जो युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526, स्थान हरियाणा में है। और इस युद्ध में इतनी विशाल सेना होने के बावजूद भी ये जो है युद्ध कौन जीतता है? बाबर जीतता है। लोदी के पास इतनी विशाल सेना क्यों? क्योंकि इसके पास तोप खाना था। बाबर को तोप का प्रयोग किया था, और तोप को चलाने वाला जो व्यक्ति होता उसे तोपची कहते हैं। उसे मित्रों बताओ क्या कहते हैं? तोपची कहते हैं। और बाबर का जो तोपची था वो अभी लिखेंगे मुस्तफा अली और अली खां था। और इस युद्ध में तोप के आगे इब्राहिम लोदी की सेना टिक नहीं पाती है, और इस युद्ध में बाबर विजेता होता है, और विजेता होते ही लोदी को भगाता है, और दिल्ली और आगरा का राजा बताओ कौन बन पड़ता है? बाबर। ये है अपना पानीपत का प्रथम युद्ध। जल्दी से उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ये है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात जो दिल्ली का शासक बन जाता है, अब हो जाता है बाबर, यानी अब होगा मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया का। एक तरफ सांगा तो दूसरी तरफ बाबर। तो देखिए मित्रों, इसके बाद इधर तो अपना मेवाड़ का शासक तो हो गया राणा सांगा। अब जो है रण होने वाला है दोस्तों, मेवाड़ का शासक हो गया राणा सांगा और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। मेवाड़ के समकालीन दोस्तों दिल्ली का शासक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का शासक, तो अब दिल्ली का शासक बन गया है बाबर। दिल्ली का शासक बाबर, और बाबर का प्रधान सेनापति बोल दो, चाहे बाबर का दुर्ग रक्षक बोल दो, इसका प्रधान सेनापति या जो दुर्ग रक्षक है, इसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। बताओ इसका नाम क्या था? मेहंदी ख्वाजा। दोस्तों ध्यान रखना, जब बाबर पानीपत का युद्ध जीतता है, उसी समय बाबर जो है बयाना, ये बयाना पड़ता है भरतपुर में। दोस्तों बताओ बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर। बयाना भरतपुर पर भी अधिकार कर लेता है। यानी जब बाबर दिल्ली का शासक बना था, उस समय जो है ध्यान रखिएगा, सबको ई बुक मिलेगी, सबको नोट्स मिलेंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा। थोड़ा सा दोस्तों सब्र रखना होगा। उत्कर्ष ऐप के पूरे फीचर समझिए। देखिएगा, सबसे पहले आपको पूरा यूनिट चलेगा मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास यूनिट जैसे ही हो जाएगा, मेवाड़ के इतिहास से पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की क्विज सोल्व करवाई जाएगी। उसके बाद आपको ई बुक्स मिलेगी। ई बुक्स में फिर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, यानी आपको सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। आप तो बेफिक्र होके अपना ध्यान जो है बोर्ड पर केंद्रित करके आराम से पढ़ते रहिए। आपके उत्कर्ष ऐप से जुड़ने पर आपकी सफलता निश्चित आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों देखिएगा, अब देखिएगा, मेवाड़ का जो शासक है राणा सांगा, मेवाड़ का शासक जो है राणा सांगा जो है, ध्यान रखिएगा, राणा सांगा जो है दिल्ली का शासक बाबर बन गया। और बाबर जब दिल्ली और आगरा पर अधिकार करता है, उसी समय दोस्तों बयाना पर भी अधिकार कर लेता है। अब बाबर और सांगा के बीच संबंध कैसे हैं? तो बाबर और सांगा के बीच भी संबंध अच्छे नहीं है। बाबर और सांगा के बीच दुश्मनी के कारण देखते हैं। बाबर और सांगा के बीच में दुश्मनी के कारण देखते हैं कि दोनों के बीच में कौन से कारण से जो है, दोनों के बीच कौन से कारण से जो है फासला जो है वो बढ़ जाता है। देखना, कारण नंबर 1, सांगा बयाना पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। सांगा बयाना पर, बयाना भरतपुर में पड़ता है, सांगा बयाना पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, लेकिन इस जो है यहां पर अधिकार अभी किसका है? बाबर का। नंबर 2 ध्यान रखना, पानीपत के प्रथम युद्ध में, कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में सांगा द्वारा बाबर का सहयोग नहीं करना, सांगा द्वारा बाबर का सहयोग नहीं करना। तीसरा मित्रों एक साथ ही समझा देता हूं, एक बार लिख देता हूं। तीसरा, इब्राहिम खां लोधी व दौलत खां लोधी द्वारा, आलम खां लोधी व दौलत लोधी द्वारा, आलम खां लोधी व दौलत खां लोधी द्वारा, आलम खां लोधी व दौलत खां लोधी द्वारा बाबर को सांगा पर आक्रमण हेतु उकसाना, सांगा पर आक्रमण हेतु उकसाना। मित्रों अब ये दुश्मनी के 3 प्रमुख कारण माने जाते हैं।
तीन प्रमुख कारण माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? दोनों के बीच दुश्मनी इसलिए हो जाती है, बाबर का जो दुर्ग रक्षक है मेहंदी ख्वाजा, ये बयाना पर अधिकार कर चुका है, और जबकि सांगा चाहता है कि बयाना पर अधिकार मेरा स्थापित हो। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था। बात करूं दूसरी, तो दूसरी देखिएगा, कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं कि बाबर को जो है भारत सांगा ने बुलाया, और सांगा जो है किसके विरुद्ध बुलाया? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। तो अब देखना, इब्राहिम जो लोदी है वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ बुलाया, लेकिन जब इब्राहिम लोदी और अपने बाबर के बीच में युद्ध होता है तो उसमें सांगा सहयोग नहीं करता बाबर का। क्यों नहीं करता? क्योंकि सांगा के जो सलाहकार थे उन्होंने बाबर इस सांगा को समझाया कि देख सांगा, सांप को दूध पिलाने का कोई फायदा नहीं है। अगर सांप को दूध पिलाएगा तो डंक तुझे ही मारेगा। अर्थात अगर तूने बाबर का सपोर्ट किया तो बाबर दिल्ली का राजा बनेगा, और दिल्ली का बनेगा तो एक ना एक दिन ये तेरे ऊपर जरूर आक्रमण करेगा। इससे अच्छा है तू इसका सपोर्ट ही मत कर। इस कारण सांगा ने इस पानीपत की लड़ाई में जो है बाबर का बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया था। इस बात से भी बाबर नाराज चल रहा था। और तीसरा, उस समय जो आलम खां लोदी और दौलत खां जो लोदी थे, जो इब्राहिम लोदी के विरोधी हो गए थे, वो आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी क्या कर रहे थे? उस इब्राहिम लोदी की पराजय का बदला लेना चाहते थे सांगा से। इस कारण ये बार बार बाबर को इस सांगा पर आक्रमण के लिए उकसा रहे हैं। बार बार आक्रमण के लिए क्या कर रहे हैं? उकसा रहे हैं दोस्तों। तो इन सभी कारणों से बाबर और सांगा के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, और जब तनाव की स्थिति दोनों के बीच में उत्पन्न होती है तो दोनों के बीच में युद्ध भी होता है। और पहला युद्ध होता है बयाना का युद्ध। क्यों होता है? क्योंकि बयाना पर सांगा अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। मित्रों, बयाना का युद्ध अभी पढ़ते हैं, लिखते हैं पूरा बयाना का युद्ध, लेकिन इस बयाना के युद्ध में ध्यान रखना, इस बाबर की जो सेना थी ये इस बयाना दुर्ग में बैठी थी, और उस समय सांगा की सेना ने इनका चारों तरफ से घेराव करके इस बाबर की सेना को इतने बुरी तरीके से पराजित किया था कि बाबर के सैनिकों ने भविष्य में कसम खा ली थी कि हम कभी सांगा के खिलाफ लड़ेंगे ही नहीं। इतनी बुरी तरीके से मारपीट की थी, बुरी तरीके से मौत के घाट उतारा, और जो है सांगा की सेना ने कुछ ही घंटों में इस युद्ध को जीत करके जो है बाबर की सेना से इस बयाना के दुर्ग पर हत्या लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और ये बयाना का युद्ध होने के बाद बाबर इस बयाना युद्ध में पराजित हुआ, और उसी कारण बयाना के युद्ध के बाद बाबर जो है सांगा पर दोबारा से आक्रमण करता है, खानवा का युद्ध। तो पहले बयाना का युद्ध पढ़ेंगे और दूसरा खानवा का युद्ध। बयाना युद्ध का कारण क्या है? बयाना पर अधिकार कर रखा है बाबर ने, जबकि अधिकार करना कौन चाहता है? सांगा। मित्रों, तो आगे देखना, बाबर के तोपची लिखेंगे खानवा युद्ध के समय। तो अब देखिएगा, अगला अपने को हेडिंग लगाना है बयाना का युद्ध। अगला जो युद्ध है दोस्तों वो है बयाना का युद्ध। और जो बयाना का युद्ध होता है ये होता है 16 फरवरी 1527 को। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है। ये बयाना स्थान कहां पर पड़ता है? ये जो बयाना स्थान पड़ता है, ये बयाना स्थान पड़ता है भरतपुर में। बयाना स्थान कहां पर पड़ता है? बयाना स्थान पड़ता है भरतपुर में। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? एक तरफ तो था अपना राणा सांगा या संग्राम सिंह, एक तरफ तो कौन है? राणा सांगा। और राणा सांगा जी के सामने कौन है? बाबर का दुर्ग रक्षक मेहंदी ख्वाजा। इस युद्ध में बाबर खुद उपस्थित नहीं थे। बाबर के दुर्ग रक्षक, और दुर्ग रक्षक जिनका नाम क्या था? बाबर के दुर्ग रक्षक जिनका नाम था मेहंदी ख्वाजा। बाबर के दुर्ग रक्षक मेहंदी ख्वाजा, वे बाबर के बीच में ये युद्ध, सांगा के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में जो विजेता होते हैं, इस युद्ध में मित्रों विजेता कौन होता है? इस युद्ध का जो विजेता है वो है राणा सांगा। और राणा सांगा ने बयाना पर क्या कर लिया था? अधिकार। इस युद्ध के पश्चात सांगा ने बयाना पर अधिकार किया। सांगा ने कहां पर अधिकार किया? बयाना पर अधिकार किया। दोस्तों यहां तक लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
जल्दी उतारो दोस्तों। तक सबने उतार लिया तो आगे बढ़े दोस्तों। यह है अपना प्रमुख रूप से बयाना का युद्ध। और बयाना युद्ध जो है, इस बयाना युद्ध में मित्रों इतनी बुरी तरीके से बाबर की सेना को पराजित किया गया कि बाबर के सैनिकों ने जो है सांगा के खिलाफ लड़ने से ही क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अब देखो, ये बयाना का युद्ध होने के बाद जो है बाबर के सैनिकों ने अब सांगा के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। जबकि बाबर क्या चाहता है, बाबर जो चाहता है वो बाबर ये चाहता है कि जो है अपने इस बयाना पराजय का क्या लिया जाए, बयाना पराजय का बदला लिया जाए और सांगा पर आक्रमण किया जाए। लेकिन जो है सांगा के सैनिकों ने इतनी बुरी तरीके से पराजित किया बाबर की सेना को कि बाबर की सेना ने कहा कि देखो बाबर जी, सांगा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, आप पूरे हिंदुस्तान में हमें कहीं पर भी भेज दीजिए, लेकिन सांगा, राणा सांगा के खिलाफ कभी लड़ेंगे ही नहीं। मित्रों ये बात भी ध्यान रखना, कुछ विद्यार्थियों कमेंट आ रहे हैं तुलगामा, अरे तुलगामा पद्धति आएगी तब बताएंगे खानवा युद्ध में, थोड़ा सा सब्र रखें, ज्यादा एक्स्ट्रा ना चले, सब बता दिया जाएगा। तो देखिएगा, अब बाबर के सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया और कसम खा ली कि हम कभी भी सांगा के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, चाहे पूरे हिंदुस्तान में हमें किसी के खिलाफ भेज दो। ध्यान रखे, इसीलिए सांगा फाइटर मैन कहलाता, राणा सांगा राजस्थान की आन बान शान कहलाता। राणा सांगा जो है, राणा सांगा ने युद्धों का विजेता कहलाता, राणा सांगा युद्धों का शासक कहलाता, यानी युद्ध ही युद्ध लड़ता। राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो बल्लेबाज था, यानी जिस प्रकार इंडियन टीम में वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करता है, उसी समय उसी प्रकार राणा सांगा राजस्थान में ताबड़तोड़ युद्धों की पारियां खेल रहा था और एक के बाद एक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहा था, यानी लगातार युद्ध जीत रहा था। इसलिए बाबर की सैनिकों के हौसले पस्त हो चुके थे, वो सांगा के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे। अब बाबर को किसी ना किसी प्रकार से अपने सैनिकों को समझाना था, क्योंकि सांगा से युद्ध तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए बाबर अपने सैनिकों को समझाता है, और बाबर अपने सैनिकों को क्या समझाता है, इतिहास का सबसे शराबी शासक बाबर को माना जाता, यानी बाबर बड़ा शराबी शासक था। बाबर जो है अपने सैनिकों को कहता है कि अगर आप सांगा पर आक्रमण करेंगे तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। सैनिकों ने कहा कि आप महाराज पीजिए शराब, लेकिन हम किसके ऊपर आक्रमण नहीं करने वाले हैं, सांगा के ऊपर आक्रमण नहीं करने वाले हैं। यानी बाबर ने सैनिकों को वादा किया था कि मैं अब भविष्य में कभी शराब को टच तक नहीं करूंगा, आप तो बाबर के सांगा के खिलाफ लड़िए। लेकिन सैनिकों ने मना कर दिया। मना कर दिया तो दूसरी बार लालच दिया गया। बाबर ने कहा कि आप तो सांगा के खिलाफ जाइए, मैं पूरे काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाऊंगा। इन सैनिकों ने कहा कि महाराज आप सोने के भी बंटवा दो, आप हमें कहीं पर भी भेज दो, लेकिन सांगा के खिलाफ नहीं जाएंगे। बोला क्या बात हो गई? बोले अभी बयाना वाली भूले नहीं है, 1 महीना हुआ है, हम तो सांगा के खिलाफ तो जाने वाले हैं ही नहीं। बाबर ने कहा कि मेरे पास 1000
हजारों चांदी के बर्तन है, मैं सैनिकों को चांदी के बर्तन सुपुर्द करूंगा। इन सैनिकों ने कहा कि महाराज आपको बोल दिया चाहे सिक्के बंटवाएं चाहे बर्तन दे दे, आप हमें सोने के बर्तन भी दे दोगे तो सांगा के खिलाफ हम लड़ने वाले नहीं है। यानी बयाना की बल्लेबाजी, सेवा की बल्लेबाजी ने गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए थे। यानी बाबर की सेना में कोई जोश और उत्साह नहीं था सांगा के खिलाफ, क्योंकि जोश ठंडा कर दिया था कौन से मैदान में? बयाना के मैदान में। बाबर बड़ा परेशान होता है, बोला सांगा के खिलाफ तो अपनी सेना ही लड़ने को तैयार नहीं है, क्या किया जाए? अंत में बाबर ने धर्म जिहाद का नारा दिया। धर्म जिहाद के नारे का अर्थ क्या है? बाबर ने अपने सैनिकों को हाथ में कुरान देकर कसम खिलाई कि आपको सांगा के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। और आपको पता है सैनिक बेचारे मुसलमान भाई जो है, उन मुसलमान भाइयों का जो प्रमुख सबसे पवित्र जो ग्रंथ होता है वो मुस्लिम बंधुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है कुरान। और जब सैनिकों ने कुरान की कसम खा ली तो मुसलमान कुरान के लिए मर मिटने को तत्पर रहते हैं। तो कुरान की कसम खाने के कारण बाबर के सैनिक जो है इस युद्ध में लड़ने को क्या होते हैं? तैयार होते हैं। और जब बाबर के सैनिक इस युद्ध में लड़ने को तैयार होते हैं, कसम खा ली सभी सैनिकों ने एकता की, तो इनमें उत्साह का संचार भी होता है। यानी बाबर ने इस युद्ध से पहले धर्म जिहाद का क्या दे दिया था? नारा दिया। नहीं तो बाबर की सेना सांगा के खिलाफ लड़ने को क्या नहीं थी? तैयार नहीं थी। जैसे ही इस बात की सूचना राजपुताना में पहुंचती है कि बाबर ने अपने सैनिकों को कुरान की कसम खिला दी है, और बाबर जो है वो सैनिक जो है कुरान की कसम खा करके सांगा पर आक्रमण करने वाले हैं। सभी राजपुताना के राजा, चाहे वो अपने राजपूत राजा हो, चाहे मुस्लिम राजा हो, चाहे कोई से भी राजा हो, राजपुताना के जो भी राजा थे वो सभी जो है सांगा के साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और अब राजपुताना के सभी राजा एक छत के नीचे आएंगे जिसे अपन पाती पर्वन कहते हैं। अब एक तरफ तो राजपुताना के राजा होंगे, दूसरी तरफ बाबर की सेना होगी और एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जाएगा। उस ऐतिहासिक युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। बताओ मित्रों उस युद्ध का नाम कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। खानवा के युद्ध में देखना, लिखना है एक बिंदु, खानवा युद्ध से पहले, खानवा युद्ध से पहले बाबर ने अपने सैनिकों में, बाबर ने अपने सैनिकों में उत्साह संचार हेतु, अपने सैनिकों में उत्साह संचार हेतु, उत्साह संचार हेतु धर्म जिहाद का नारा दिया। धर्म जिहाद का नारा दिया, क्योंकि बिना धर्म जिहाद जो है, बिना धर्म जिहाद ये सैनिक लड़ने को क्या नहीं थे? तैयार नहीं थे दोस्तों, बिना धर्म जिहाद के। और जब धर्म जिहाद का नारा दिया जाता है तो ये बाबर जो है, ये बाबर राणा सांगा पर आक्रमण करेगा। और दोस्तों आक्रमण कहां पर करेगा? खानवा में। पहले कई लालच दिए थे। ये बात बाबर खुद ने तुजुक ए बाबरी, जिसे अपन बाबरनामा कहते हैं, इस बाबरनामा में इस बात का उल्लेख किया है। कौन सी बात का? कि मैंने शराब छोड़ने के लिए बोला, मैंने चांदी के सिक्के बंटवाने के लिए बोला, मैंने जो है सैनिकों को चांदी के बर्तन देने के लिए बोला, और भी कई प्रलोभन थे जो बाबर ने खुद बाबरनामा में बताए गए हैं कि इस प्रकार के लालच देने के बावजूद भी बाबर की सेना सांगा के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं होती। तब अंत में धर्म जिहाद का क्या देना पड़ता है? तब अंत में धर्म जिहाद का दोस्तों क्या देना पड़ता है? नारा देना पड़ता है। तो ये है अपना, बाबर ने धर्म जिहाद का नारा दिया और धर्म जिहाद का नारा देख करके ये जो है कहां पर आ जाते हैं? ये सैनिक आक्रमण हेतु आते हैं खानवा, जो पड़ता है रूपवा से भरतपुर में। तो अगला बिंदु है मित्रों, हेडिंग लगा लीजिए, खानवा का युद्ध। दोस्तों अगला जो बिंदु है उस युद्ध का नाम क्या है? खानवा का युद्ध। और ये जो खानवा का युद्ध है ये कब लड़ा जाता है? ये खानवा का युद्ध लड़ा
जाता है 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527। दोस्तों ये खानवा स्थान पड़ता कहां पर है? तो ये जो खानवा स्थान पड़ता है, ये खानवा स्थान पड़ता है रूपा रेल नदी के किनारे। स्थान जो है ये स्थान है रूपवास तहसील। बताओ कौन सी तहसील है? रूपवास तहसील। और रूपवास तहसील जिला कौन सा पड़ता है? भरतपुर। यानी ये खानवा का जो मैदान है ये कौन सी तहसील में पड़ता है? रूपवास तहसील। जिला कौन सा मित्रों? भरतपुर। ये युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था दोस्तों? एक तरफ तो थे राणा सांगा। दोस्तों एक तरफ तो कौन था? एक तरफ तो था राणा सांगा। दोस्तों एक तरफ तो था राणा सांगा। और राणा सांगा का साथ देने के लिए कौन कौन आते हैं मित्रों? यह भी ध्यान रखना, राणा सांगा का साथ देने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए आया आमेर से। देखना, राणा सांगा का साथ देने के लिए राजस्थान के कौन कौन से राजा आते हैं? आमेर से आता है पृथ्वीराज कच्छावा। आमेर से मित्रों कौन आता है? पृथ्वीराज कच्छावा आता है आमेर से। उसके बाद में अपने को ध्यान रखना, जोधपुर से कौन आता है? जोधपुर या मारवाड़, यहां से आता है गांगदेव। बताओ कौन आता है? गांगदेव। और गांगदेव के साथ इसका पुत्र भी आता है मालदेव, लेकिन शासक कौन सा देव था? गांगदेव। उसके बाद देखना, नंबर 3 पर मेड़ता से कौन आता है? बीरम देव। मेड़ता से दोस्तों कौन आता है? मेड़ता से आता है बीरम। यह शासक आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है सांगा में, बीरम देव। इसके बाद दोस्तों बीकानेर से कौन आता है? तो ध्यान रखना, बीकानेर से आता है कल्याणमल। बताओ बीकानेर से कौन आता है? कल्याणमल आता है। मेड़ता पड़ता है नागौर में, बीकानेर से आता है कल्याणमल। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, बीकानेर के अलावा अपने को जगनेर से कौन आता है? जगनेर पड़ता है भरतपुर में। और जगनेर से राणा सांगा का साथ देने के लिए आता अशोक परमार। और जगनेर से राणा सांगा का साथ देने के लिए अशोक परमार। नेक्स्ट दोस्तों वागड़, यानी जो अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा का है, वागड़ से कौन आता है? तो वागड़ से दोस्तों आता है उदय सिंह। बताओ वागड़ से कौन आता है? उदय सिंह। वागड़ से उदय सिंह के बाद में दोस्तों और ध्यान रखना, और कौन कौन आते हैं? तो और अपना 7 नंबर पर ध्यान रखना चंदेरी। और चंदेरी कहां पर पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। चंदेरी जी जे लिखा हुआ जिसका अर्थ है गुजरात है। और चंदेरी से कौन आता? मेदिनी राज। कौन आता है? मेदिनी राय आता है। इसके बाद ध्यान रखना मित्रों, ईडर, ईडर भी पड़ता है गुजरात में। ईडर से आता है भारमल। ईडर से कौन आता है? भारमल। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, अपना ईडर से भारमल, मेवात से हसन खां मेवाती। मेवात से बताओ कौन आता है? हसन खां मेवाती आता है। यह भी दोस्तों ध्यान रखना, मेवात से हसन खां मेवाती। नंबर 10 पर ध्यान रखना दोस्तों, नंबर 10 पर गोगुंदा से कौन आता है? तो गोगुंदा से दोस्तों आता है जाला सज्जा। बताओ कौन आता है? जाला सज्जा। जाला अज्जा नहीं है दोस्तों, जाला सज्जा। नेक्स्ट ध्यान रखना, अपने गोगुंदा से आ गया जाला सज्जा। और सादड़ी ये पड़ता है प्रतापगढ़ में। सादड़ी से मित्रों आता है जाला अज्जा। बताओ सादड़ी से कौन आता है? जाला अज्जा। और इसके अलावा ध्यान रखना मित्र, 12वां नंबर जो सिरोही से कौन आता है? तो सिरोही से मित्रों आता है अखेराज दुद्धा। सिरोही से बताओ कौन आता है? अखेराज दुद्धा। सिरोही से आता है, उस शासक का नाम क्या था? अखेराज दुद्धा। ये सारे के सारे शासक, एक सेल दी तंवर और था वो भी लिख लेंगे, लेकिन ये सारे के सारे शासक मित्रों अपने को पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो शासक आते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे शासक राणा सांगा का साथ देने के लिए आते हैं। और राणा सांगा जो है, इस राणा सांगा का सामना करने के लिए बताओ कौन आया था? राणा सांगा का सामना करने के लिए बाबर आया था। और बाबर के जो तोपची थे, क्योंकि बाबर साथ में बताओ क्या लाता है? तोप। और बाबर के जो तोपची थे, इस तोपची का एक का नाम तो था मुस्तफा अली। तोपची का अर्थ क्या होता है? तोप चलाने वाला। यानी बाबर का एक तोपची था मुस्तफा अली और दूसरा जो तोपची था
अली खां दोस्तों, यहां पर यह युद्ध होता है और इस युद्ध का जो विजेता होता है, इस युद्ध का जो विजेता होता है वो ध्यान रखना, वो बाबर होता है। दोबारा से देखें मित्रों, बयाना का युद्ध जब होता है तब उस बयाना के युद्ध में राणा सांगा क्या होता है, बयाना के युद्ध में राणा सांगा जीतता है। उसी की पराजय का बदला लेने के लिए ये जो बाबर है, बाबर अपनी सेना जो है उसको धर्म जिहाद का नारा देकर के खानवा युद्ध में आती है 17 मार्च 1527 को। यह खानवा स्थान कहां पर पड़ता है? रूपवास तहसील जिला भरतपुर। बताओ खानवा स्थान कहां पर पड़ता है? रूपवास तहसील। और रूपवास तहसील बताओ मित्रों कहां पर पड़ती है? जिला भरतपुर में पड़ती है। और रूपवास तहसील में युद्ध होता राणा सांगा और बाबर। बाबर के साथ अपने सैनिक है और 2 तोपची है। तोपची का अर्थ होता तोप चलाने वाला। तोपची है मुस्तफा अली और अली खां। लेकिन अपने सांगा का साथ देने के लिए आमिर पृथ्वीराज कछवा आता। जोधपुर से गांगदेव, उसका पुत्र मालदेव। मेड़ता नागौर में पड़ता है, या मेड़ता नागौर से आता बीरम। बीकानेर से कल्याणमल, जगनेर से अशोक परमार, वागड़ से उदय सिंह। जगनेर भरतपुर में पड़ता है। चंदेरी से मेदिनी राज, ईडर से भारमल, मेवात से हसन खां मेवाती, गोगुंदा से जाला सज्जा, सादड़ी प्रतापगढ़ से जाला अज्जा और सिरोई से अखेराज दुद्दा और एक सलहदी तंवर आता है। तो ये सभी शासक है इस खानवा युद्ध के अंदर, सभी शासक जो है खानवा युद्ध के अंदर राणा सांगा का सहयोग करने के लिए आते हैं। लेकिन इस युद्ध में बाबर के तोपचियों द्वारा तोप चलाई जाती है और राजस्थान के इतिहास में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था खानवा युद्ध में। और तोप जब चलाई गई थी तब तोप की गर्जना से सांगा की सेना के हाथी और घोड़े पागल हो जाते हैं, क्योंकि इतने जोर की आवाज होती है कि राणा सांगा के जो हाथी और घोड़े थे या राजपुताना के किसी भी शासक के हाथी और घोड़े थे, उन्होंने पहले कभी तोप की गर्जना सुनी ही नहीं थी। इस कारण तोप की गर्जना जोर की होने के कारण राणा सांगा के सेना के हाथी घोड़े पागल होते, अपनी ही सेना को कुचलने लगते। युद्ध के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन जाता। सांगा के सैनिक सांगा की सेना को ही कुचलने लगते हैं और अंत में धीरे धीरे जो है राणा सांगा इस युद्ध में घायल होकर बाहर चला जाता है। बाहर उसको क्या किया जाता है वो भी विस्तार से देखेंगे। काल पीएमपी में साथियों ने जेर दिया था और इस युद्ध में जो विजेता हो जाता है, इस युद्ध में विजेता बताओ कौन हो जाता है? बाबर। बाबर इस युद्ध में विजेता होने के अगर कारण आपसे पूछे जाए तो मैं कारण 4 प्रमुख उल्लेखित तो करवाता हूं, वो विस्तार से लिखवाऊंगा तो आपको अगली क्लास में। लेकिन 4 अपने कारण, एक तो तुलगामा पद्धति अपनाता है। तुलगामा जो है, तुलगामा पद्धति का अर्थ क्या होता है? इस युद्ध में बाबर तुलगामा पद्धति अपनाता है। उसका अर्थ क्या होता है? जैसे बाबर के पास 1 लाख सैनिक है तो वो 50,000 सैनिकों को पहले युद्ध में लड़ने के लिए भेज देगा और 50,000 सैनिक अपने पास रिजर्व रख लेगा। जब वो सेना दुश्मन की सेना के सामने लड़ रही है और दोनों सेनाओं में घमासान चल रहा है, 5-6 घंटे युद्ध को हो गए, यानी दोनों युद्ध अंतिम समय में है, यानी युद्ध के नियम होते थे कि सूर्यास्त होते युद्ध बंद हो जाएगा और जैसे ही शाम का समय होता उन रिजर्व सैनिकों को भेज दिया जाता ताकि वो थकी हुई सेना पर भारी पड़ते। इसी पद्धति यानी कुछ रिजर्व सैनिक रखना और उनको युद्ध के अंतिम समय में भेजना, यह पद्धति कहलाती है तुलगामा पद्धति। बाबर की विजय का कारण दूसरा तोपखाना था, क्योंकि तोपखाना से हाथी घोड़े पागल हो गए। बाबर की विजय का 3 नंबर का कारण था राणा सांगा ने जो भी योजना बनाई थी वो योजना सेहलदी तंवर ने बाबर के साथ, यानी युद्ध शुरू होने से पहले सेहलदी तंवर सांगा के पक्ष में था और युद्ध शुरू होते ही बाबर के पक्ष में मिल गया था और पूरी योजना बाबर को बता दी थी कि सांगा किस किस प्रकार से युद्ध लड़ने वाला है। इस प्रकार के कई और कारण थे जिनके कारण इस युद्ध में बाबर को सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा था। उनके बारे में जो है अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। लेकिन मित्रों, सांगा का साथ देने के लिए कौन कौन आए थे ये अपने को लिखना है और इस खानवा युद्ध के बाद का क्या घटनाक्रम है, खानवा युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ था, उन सभी
बिंदुओं पर अपन अपनी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आशा करता हूं कि आज जो पढ़ाया होगा खानवा, बयाना, खातोली, बाड़ी, पानीपत के युद्ध, ये आप सबको अच्छी तरीके से याद हुए होंगे और सबको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बाकी यहां तक एक बार लिख के बाकी जो खानवा युद्ध है इसके बारे में अपन विस्तार से अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।